नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपन प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, जब हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की, जब भी आप बात करोगे तो इसके कई भाग हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम उद्देश्य की बात करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। उसके बाद इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में नीतिगत प्रयास क्या हुए, क्या अंतरिक्ष को लेकर हमने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, उसके बारे में बात होगी। अब इस नीति को लागू करने के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत ने जिन संस्थाओं को बनाया तो उसको हम रखेंगे संस्थागत विकास में, ठीक है। और संस्थागत विकास के बाद इन सारी चीजों को क्रियान्वित करने के लिए हमें करना था तकनीकी विकास। तो यह भी एक चरण है यहां पर कि तकनीकी विकास जो हुआ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में वो क्या था, और फिर है इसके अनुप्रयोग। तो आपने देखा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सबसे पहले हमें उद्देश्य देखना है, फिर नीतिगत प्रयास की बात करेंगे, संस्थागत प्रयास की बात करेंगे, तकनीकी विकास की बात करेंगे और अनुप्रयोगों की बात करेंगे। तो जहां तक उद्देश्य की बात है तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य है दोस्तों देश के आर्थिक विकास में योगदान देना, देश के आर्थिक विकास में योगदान देना, ठीक है। नीतिगत प्रयासों में कई नीतियां बनी है भारत में अंतरिक्ष को लेके। अभी जो लेटेस्ट नीति है अंतरिक्ष नीति जो है 2023, अंतरिक्ष नीति 2023, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की वो है निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की, क्योंकि उससे पहले भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में हम निजी क्षेत्र को उतना प्रोत्साहन नहीं देते थे। तो इस नीति के तहत अब निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया जाने लगा है। संस्थागत विकास में आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी संस्था है भारत में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इसके अंतर्गत बहुत सारे लैब और सेंटर्स हैं, बहुत सारी लेबोरेटरी है और बहुत सारे सेंटर्स हैं, उन सब की भी हम बात करने वाले हैं। तो संस्थागत विकास में एपेक्स लेवल पे जो है इसरो है, और इसरो किसके अंडर में आता है, ये डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। जो अंतरिक्ष विभाग है वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंडर में कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसरो है अंतरिक्ष विभाग के तहत, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर तकनीकी विकास में हम देखेंगे कि उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस तरह के लॉन्च व्हीकल बनाए गए। तो प्रक्षेपण यान तकनीक प्लस इंजन, ठीक है, जैसे क्रायोजेनिक इंजन का विकास, स्क्रैमजेट इंजन का विकास, रैमजेट इंजन का विकास, वो सारा तकनीकी विकास में आ जाएगा, ठीक है। और अनुप्रयोगों में हमारे पास कितने टाइप के सैटेलाइट्स हम अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमें अनुप्रयोग में देखने हैं। तो आगे आप देखें कि जब हम अनुप्रयोग की बात करेंगे, अनुप्रयोग में सबसे पहले आप बात करेंगे अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट्स की। सबसे पहले आप देखेंगे संचार उपग्रह। हमने अंतरिक्ष संचार को स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत ही क्या चलाया दोस्तों, इनसेट सीरीज चलाई भारत ने, इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हमने संचार सैटेलाइट्स जो है उनका प्रक्षेपण किया। उसके बाद आप देखेंगे भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, या जिन्हें आप कहते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, भू अवलोकन उपग्रह, जिनका इस्तेमाल भारत की भूमि की मैपिंग के लिए, भारत के आसपास के तटीय क्षेत्र की मैपिंग के लिए, खनिज संसाधनों की खोज के लिए, फोटोग्राफी के लिए, यहां तक कि रक्षा क्षेत्र में भी जब भी हमें फोटोग्राफी की जरूरत पड़ती है, जैसा कि अभी आपने आपका जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें हमारे कम से कम 10 सैटेलाइट ने इमेजिंग की, तो वो सारा क्या है, ये रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट है, ठीक है ना, जिनको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों
भारत के अन्वेषण मिशन, भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अन्वेषण मिशन को भी शामिल कर रखा है। जैसे चंद्रयान, चंद्रयान की तो पूरी श्रृंखला ही है, मंगलयान, आदित्य L1, एस्ट्रोसेट, इस तरह की जो चीजें हैं, या अभी जो वर्तमान में शुक्रयान पे बात चल रही है, तो ये सारी चीजें क्या है, अन्वेषण मिशन है इसरो के। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि रक्षा क्षेत्र के उपग्रह, रक्षा क्षेत्र के उपग्रह, और उसके भी दो भाग हैं। एक तो संचार उपग्रह है, रक्षा क्षेत्र में भी दोस्तों दो तरह के उपग्रह, एक तो संचार और दूसरा आपका है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। दोनों तरह की चीजें यहां इस्तेमाल हुई। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में नेविगेशन को भी शामिल किया गया है दोस्तों। नेविगेशन का मतलब है कि आपकी लोकेशन पता चल जाए, आपको कोई रास्ता पता चल जाए, आपको टाइम पता चल जाए। ये लोकेशन, टाइम, रास्ते, इन सब की जानकारी देने वाले सैटेलाइट्स को हम कहते हैं नेविगेशन सैटेलाइट, जो नेविगेट करते हैं चीजों को। तो भारत ने नेविगेशन सैटेलाइट के लिए अपना प्रोग्राम बनाया है, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। क्या बनाया है? क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, ठीक है, जिसे आप कहते हो नाविक, जिसे आप क्या कहते हो, नाविक। तो इतना सारा सेटअप है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में, जिनमें हमें सारी चीजों को ठीक ठीक देखना है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य की। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ना, दोहरा उद्देश्य है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का दोहरा उद्देश्य है। और जब दोहरे की बात आती है तो पहली बात होती है दोस्तों नागरिक उद्देश्य के लिए, और दूसरा होता है सैन्य उद्देश्य के लिए। और मैंने आपको अलग से बताया भी कि भारत के सैन्य उपग्रह की अलग ही एक कैटेगरी है। ठीक है ना। तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के दोहरे उद्देश्य हैं। यहां पर हम नागरिक उद्देश्य की बात करते हैं और यहीं पर हम सैन्य उद्देश्य की बात करते हैं। ठीक है, यदि नीतिगत स्तर पर यदि हम देखें तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग करना। दोस्तों, आप देखेंगे कि मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और अर्थ से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, इसे कहते हैं कार्मन लाइन। इसे क्या कहते हैं? कार्मन लाइन। ठीक है, और इसकी ऊंचाई होती है 100 किलोमीटर। कई जगह कम भी है, पर ऑन एन एवरेज ये क्या है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इससे ऊपर का एरिया स्पेस है, इससे ऊपर का एरिया क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष है। और नीचे का एरिया राजनीतिक सीमा है किसी देश की, किसी देश की राजनीतिक सीमा है 100 किलोमीटर के अंडर में, और 100 किलोमीटर से बाहर है अंतरिक्ष। ठीक है, तो अब अंतरिक्ष की शुरुआत यहां से हो जाती है 100 किलोमीटर ऊपर, और पूरी दुनिया का कोई भी देश इस एरिया का यूज कर सकता है। ठीक है ना। बाह्य अंतरिक्ष का मतलब यही है कि आप यहां का शांतिपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई हथियार लगा लें यहां, या कोई दूसरी गतिविधि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका शांतिपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस उद्देश्य का आना तो अपने आप में नेचुरल था दोस्तों। तो यहां पर एक उद्देश्य तो यह रखा ही गया है। फिर देखें, इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करके उसका उपयोग राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में करना, सामाजिक और आर्थिक विकास में करना। आज की तारीख में आप सोचिए, इसरो की बहुत सारी सुविधाएं हमारे समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, फायदा पहुंचाती है। चाहे आप कॉमन सर्विस सेंटर की बात कर लें, चाहे टेलीमेडिसिन की बात कर लें, आप टेली एजुकेशन की बात कर लें आप। ठीक है, पूरी डिजिटल क्रांति में स्पेस भी है। ठीक है ना, स्पेस से अलग तो अब कोई चीज है ही नहीं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है ये। इसके अलावा भारत जो है अंतरिक्ष आधारित सेवाएं उपलब्ध करा के दुर्लभ विदेशी मुद्रा का अर्जन कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि इसरो का साल का जितना बजट है उतना इसरो कमा भी लेता है। ठीक है ना। तो आर्थिक विकास में भी दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करके हम लोग क्या है, अपना आर्थिक विकास भी करते हैं, और फिर तकनीकी का प्रदर्शन तो दोस्तों होता ही है। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष कार्यक्रम है। अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का थोड़ा सा अपन इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि यदि आगे की चीजें समझनी है तो बैकग्राउंड आना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले भारत में आप देखेंगे कि 1962 में
भारत में 1962 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे इंकोस्पार कहा जाता है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका गठन किया गया 1962 में। ठीक है भाई। और इसके अध्यक्ष बने विक्रम साराभाई, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है भाई? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, क्योंकि सारे आइडियाज उस समय इन्हीं के थे। ठीक है ना। होमी जहांगीर भाभा जो परमाणु क्षेत्र में काम कर रहे थे और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहे थे विक्रम साराभाई। ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों 1962 में ही भारत ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। ठीक है। और इसका नाम वर्तमान में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। तो यहां से संस्थागत विकास भी प्रारंभ हो गया। भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे, भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट जो है नाइक अपाचे। अब आप कहेंगे ये साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं? तो जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए होता है वो साउंडिंग रॉकेट होते हैं, और ये छोटे आकार के होते हैं। ये छोटे आकार के होते हैं। इनको हमने, ये जो पहला रॉकेट था नाइक अपाचे, इसको यूएसए से हमने आयात किया था और थुम्बा से ही इसको 1963 में प्रक्षेपित किया सफलतापूर्वक। तो ये भारत की अंतरिक्ष में शुरुआत थी यहां से। ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों? चूंकि अब चीजों में व्यापकता आ रही थी धीरे धीरे और हमें और ज्यादा सुदृढ़ संस्थागत विकास की आवश्यकता थी, तो भारत ने 15 अगस्त 1969 को, अब देखिए 15 अगस्त 1969 याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। तो इस दिन इसरो की स्थापना हुई, जो कि आज भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है भाई। ये अंतरिक्ष विभाग के तहत कार्य करता है, और ये जो अंतरिक्ष विभाग है प्रत्यक्ष रूप से भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करता है। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई, क्योंकि संस्थागत विकास धीरे धीरे हुआ। ठीक है भाई। तो ये सारा हमारा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर में कार्य करता है, ये आपको पता चली गया है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला प्रायोगिक उपग्रह, जिसका नाम रखा गया आर्यभट्ट, का प्रक्षेपण किया। ठीक है ना। और प्रक्षेपण कहां से हुआ? तात्कालिक सोवियत संघ से, जो वेकानूर उनका प्रक्षेपण केंद्र है, जो आजकल कजाकिस्तान में है, वहां से प्रक्षेपित किया। ये जानकारियां आपको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है ना। भारत ने अपना पहला प्रायोगिक जो उपग्रह है आर्यभट्ट, ये कहां से छोड़ा? तो बेकानूर से। उस समय वहां यूएसएसआर होता था, सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद 7 जून 1979 को भारत ने अपना प्रथम उपग्रह, ये तो प्रैक्टिकल था, ये तो क्या था? ये तो प्रारंभिक चरण था, चेक कर रहे थे हम, प्रोटोटाइप जैसा। फिर क्या हुआ? भारत ने अपना पहला उपग्रह बनाया, जिसको कहा गया भास्कर प्रथम। जिसे क्या कहा गया दोस्तों? भास्कर प्रथम। और ये सब साउंडिंग रॉकेट जैसे ही थे। ये क्या थे? ये साउंडिंग रॉकेट जैसे ही थे दोस्तों। और इसको प्रक्षेपित करने के लिए हमने जिस प्रक्षेपण यान का विकास किया, भास्कर के बाद रोहिणी श्रृंखला जो आई, उसमें हमने SLV3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में प्रारंभिक चरण यहीं से था भारत का। सबसे पहले हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही बनाया। ठीक है भाई। आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल वाला तो अलग है दोस्तों, वो तो अभी लेटेस्ट ही है, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक उद्देश्य है। तो यहां SLV का मतलब है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। जिसका विकास एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। जिसका विकास किसने किया? एपीजे कलाम ने। कलाम साहब DRDO, इसरो दोनों जगह काम करते थे। ठीक है ना। तो इन चीजों में भी उनका खूब इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था। अब भाई संस्थागत विकास में आप देखेंगे कि कौन कौन सी लेबोरेटरीज, कौन कौन से संस्थान इसरो के तहत खोले गए हैं। तो सबसे पहला संस्थान जो इसरो से भी बहुत पहले बन गया था, वर्तमान में अभी इसरो के तहत काम करता है, वो है आपकी भौतिकी अनुसंधान लैब, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लैब। यह 1947 में
अहमदाबाद में ओपन की गई। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसको ओपन करने में जिस एक व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान था, उनका नाम है विक्रम साराभाई। उनका नाम क्या है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने ही इस लेबोरेटरी को खोलने के लिए जो है बड़े स्केल पे कार्य किया। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के दो उपकेंद्र भी हैं और दोनों ही आपके राजस्थान में हैं। एक तो सौर वेधशाला है फतेह सागर झील उदयपुर में, दूसरा आपका इंफ्रारेड प्रयोगशाला है माउंट आबू में। तो ये दोनों ही कहां काम करते हैं? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के तहत कार्य करते हैं। उसके बाद देखें, भारत की जो अर्धचालक अनुसंधान लैब है, ये मोहाली चंडीगढ़ में है। ठीक है, यहां पर क्या सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी है सैटेलाइट से रिलेटेड, वो सारा काम यहां होता है अर्धचालक अनुसंधान लैब में। उसके बाद आप देखें, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला है जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। यह भाई इन्वायरमेंट की स्टडी करती है। उसके बाद उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ये जो है आपका शिलोंग मेघालय में है, जो सुदूर संवेदन पर काम करता है। अब यहां पर एक शब्द आ गया, सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन, इसका मतलब होता है दोस्तों दूर से ही संवेदन कर लेना। सुदूर मतलब दूर से, संवेदन मतलब संवेदना। दूर से ही किसी चीज को बिना स्पर्श किए उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा देना, वहां के आंकड़ों को रिकॉर्ड कर लेना। इस तरह की फैसिलिटी को क्या कहते हैं? सुदूर संवेदन। और इस तकनीक की पूर्ति के लिए जो चीजें काम में आती है उसके लिए यूज होता है आपका सुदूर संवेदन उपग्रह। ठीक है ना भाई? तो सुदूर संवेदन पर जो है यहां काम होता है उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुसंधान जो आपका अनुप्रयोग केंद्र है वहां पर। ठीक है, अभी सुदूर संवेदन के बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं क्योंकि अभी सुदूर संवेदन काफी ज्यादा चर्चा में है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। फिर देखें दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये एक तरीके से विश्वविद्यालय की तरह है, एक तरीके से विश्वविद्यालय की तरह। ठीक है, ये आपका यूजी, पीजी और पीएचडी डिग्री उपलब्ध कराता है किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और ये कहां है? तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है दोस्तों कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है। हमारी जो बूस्टर एकेडमी है कुछ कोर्सेज जो है आपके लिए लेके आई है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक तो दोस्तों हमारा जो आरएस फाउंडेशन का बैच है ये 26 मई से प्रारंभ होने जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पीएसआई फाउंडेशन बैच भी जो है 26 मई से प्रारंभ हो रहा है। और आप यहां देखेंगे कि आरएस मेंस के लिए आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो भी लगातार चल रही है। और पटवार और वीडियो का जो कॉम्बो बैच है, सारांश बैच, ये भी जो है चल रहा है। और दोस्तों आप जानते हो कि ऑनलाइन पढ़ाई में बूस्टर का कोई विकल्प नहीं है। हमने आरएस प्री में शानदार तैयारी करवाई, पिछले आरएस मेंस में भी शानदार तैयारी करवाई, और इस बार बहुत बड़ी संख्या में लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो ये हमारा शानदार रिजल्ट है। और आप देखेंगे कि निरंतर जो है बच्चे बूस्टर से जुड़ रहे हैं और बढ़िया तरीके से उनकी तैयारी चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप अपन अपनी वापस क्लास में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड एंट्रिक्स जो है, अब क्या हुआ कि हम अपनी अंतरिक्ष की सेवाओं को बेचने लगे। और जब सेवाओं को आप बेचने लगते हैं तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है? वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु। वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु हमने एंट्रिक्स नामक एक संस्था की स्थापना की। और इसने क्या किया दोस्तों? पूरी दुनिया में भारतीय अंतरिक्ष सेवाओं को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया कि जैसे किसी देश को सैटेलाइट लॉन्च कराना है तो भारत से कराए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दुनिया में सबसे सस्ता प्रक्षेपण यदि है किसी देश का तो वो भारत का है। और फिर भारत के पास बहुत सारे विश्वसनीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। जैसे आप पीएसएलवी की बात करिए, पीएसएलवी की केवल एक ही उड़ान ऐसी है जो असफल हो गई थी शुरुआती चरण में। उसके बाद आज तक अभी देखेंगे 60 उड़ानें कंप्लीट हो चुकी है। और आने वाली 18 मई को आप देखेंगे कि इसरो की पीएसएलवी C61 की उड़ान होने वाली है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को लेके।
और ये कौन से सैटेलाइट होते हैं? सुदूर संवेदन वाले। इन चीजों की भी आपको ध्यान रखनी है। तो पीएसएलवी, जिसे वर्क फोर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है, इसके माध्यम से बहुत सस्ते जो है बहुत कम लागत में हम प्रक्षेपण कर सकते हैं। तो भारत एक आकर्षक बाजार है। हालांकि अभी हमारी भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 रुपए का यदि व्यवसाय होता है तो हमें उसमें से 2 रुपए मिलते हैं, यानी हमारी हिस्सेदारी कितनी है? केवल 2%। और भारत इस हिस्सेदारी को 10% तक लेके जाना चाहता है हमारी नई पॉलिसी के तहत। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं, आपको याद रखना है भाई। तो ये वाणिज्यिक शाखा है एंट्रिक्स। इसके अलावा एक और जो है आपको वाणिज्यिक शाखा देखने को मिलेगी जो 2019 में बनाई गई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब 2 शाखाएं हैं, एक एंट्रिक्स है और एक आपका ये है। अब सबसे ज्यादा एक्टिव यही है जो निजी क्षेत्र को भी इस तरह की सेवाओं में शामिल कर रही है। इसरो द्वारा विकसित की गई तकनीकें भी निजी क्षेत्र को अब दी जाने लगी है। तो इसका मुख्यालय भी दोस्तों बेंगलुरु में है, एंट्रिक्स का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। तो यह भी वाणिज्यिक शाखा है। ये क्या है? ये भी इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, इसरो की सेवाओं को बेचने का काम करती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कस्टमर तलाशती है ये। ठीक है भाई। फिर इसरो का तो आपको पता ही है, ये तो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ही। फिर आप देखेंगे दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कहां है? तिरुवनंतपुरम में, जिसे हम पहले कहा करते थे टाल्स। ठीक है भाई। यहां पर क्या काम किया जाता है? यहां पर प्रक्षेपण यानों का विकास किया जाता है। अब प्रक्षेपण यान क्या होते हैं? देखिए, प्रक्षेपण यान बड़े आकार के रॉकेट हैं, बड़े आकार के रॉकेट जो उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं, अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। ठीक है, जैसे भारत का पीएसएलवी, जैसे जीएसएलवी, जैसे एसएसएलवी, जैसे LVM-3, ये बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे और सबके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आज कि कौन सा किस लिए विकसित किया गया। ऐसा नहीं है कि यूं ही बना दिए कि इसका नहीं तो उसका, इन सब के पीछे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि इन्हें क्यों बनाया गया है। लागत आती है भाई, इनका प्रयोग वर्तमान में तो एक ही बार होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका रॉकेट प्रक्षेपण यान है, रॉकेट है, इसके ऊपर आपने सैटेलाइट रख दिया और सैटेलाइट को छोड़ दिया। अब सैटेलाइट को ये कक्षा में पहुंचाने के बाद खुद उससे अलग हो जाता है। अलग होने के बाद ये धीरे धीरे वापस आता है और पृथ्वी के एनवायरनमेंट में एंटर होकर जलकर नष्ट हो जाता है। कोई एक आध भाग कहीं छूट जाता है तो वो जो है समुद्र में कहीं गिर जाता है। तो हर बार आपको नया रॉकेट चाहिए, इसीलिए अंतरिक्ष की चीजें महंगी है। हर देश क्या चाहता है कि अब हम RLV विकसित करें। RLV का मतलब क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका बार बार प्रयोग हो। जैसे स्पेस एक्स का फाल्कन 9, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, फाल्कन 9, या न्यू शेफर्ड है ना, ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड, वो क्या है? वो RLV है। वो जाते हैं, सैटेलाइट को छोड़ते हैं और वापस आ जाते हैं, जाते हैं, सैटेलाइट को छोड़ते हैं, वापस आ जाते हैं। जैसे हमने अपना GSAT-20 जो है, GSAT-20 जो है लास्ट ईयर नवंबर 2024 में हमने प्रक्षेपित किया फाल्कन 9 से, हमारा संचार उपग्रह। अब GSAT वाले जो होते हैं ना, वो सारे संचार उपग्रह होते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले क्या करते हैं? फोटोग्राफी करते हैं। GSAT वाले सारे क्या करते हैं? संचार करते हैं। और GSAT में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि GSAT-20 स्पेसिफिकली ब्रॉडबैंड के लिए, ब्रॉडबैंड की सेवाओं को विस्तारित करने के लिए लाया गया। जैसे अंडमान निकोबार, लद्दाख या भारत के ऐसे एरिया, रिमोट एरिया जहां पर इंटरनेट की सेवाएं नहीं पहुंच पा रही है, वहां के लिए विकसित किया गया। तो जो ये आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, ये क्या करता है? प्रक्षेपण यानों का विकास करता है। आगे देखें, इसरो सैटेलाइट सेंटर, यह भी बेंगलुरु में है, जहां पर किसका निर्माण होता है? उपग्रहों का निर्माण होता है दोस्तों। और उपग्रह कौन कौन से होते हैं? संचार, रिमोट सेंसिंग, आपका अंतरिक्ष अन्वेषण और नेविगेशन, और इसके अलावा एक और बताया मैंने आपको, सैन्य उपग्रह। ठीक है भाई। फिर देखें, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह हरिकोटा में है, पुलिकट झील में, श्री हरिकोटा में। यहां से हमारे प्रक्षेपण यान को जो है लॉन्च किया जाता है। यह प्रक्षेपण स्थल है। यह क्या है? प्रक्षेपण स्थल है। यहां से ही लॉन्चिंग होती है। इसके अलावा एक नया प्रक्षेपण स्थल भी बन गया है दोस्तों, श्री हरिकोटा के अलावा। जैसे एक तो श्री हरिकोटा ही हो गया,
इसके अलावा हमने एक और बना लिया कुलशेखरपुरम। कुलशेखरपुरम ये भी कहां है? तमिलनाडु में। ये भी कहां है? तमिलनाडु में। और ये स्पेसिफिकली इसलिए तैयार किया गया है ताकि जो हमारा SSLV है ना, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो आजकल जैसे स्टारलिंक है, स्टारलिंक ने क्या किया, छोटे छोटे आकार के कम वजन वाले बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करके ब्रॉडबैंड सेवाएं देना शुरू कर दिया। अब आजकल नैनो सैटेलाइट, लघु सैटेलाइट का जमाना है, तो इसके लिए भारत ने पूर्ण रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया जिसका नाम है SSLV। अब ये कुलशेखरपुरम जो है बहुत आधुनिक प्रक्षेपण स्थल है, लेकिन किसके लिए विकसित किया गया है? SSLV के लिए। और निजी क्षेत्र के लोग भी इसका यूज करते हैं, जैसे भारत में अब कई निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में काम कर रही है। ठीक है भाई, इसको श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज भी कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे देखें, एक केंद्र है भाई LPSC, द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र। यहां पर इंजन बनाए जाते हैं। यहां क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? इंजन बनाए जाते हैं। इंजन के लिए जो ईंधन होता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, उस पे काम होता है। फिर देखें इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स, ये जो है महेंद्रगिरी में है, तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी पहाड़ी का नाम है, एरिया का नाम है। वहां पर ये जो है, यहां पर भी इंजन ही बनाए जाते हैं। यहां पर भी क्या किया जाता है दोस्तों? इंजन ही बनाया जाता है। खासकर क्रायोजेनिक तकनीक यहीं पर विकसित की है भारत ने। क्रायोजेनिक का मतलब होता है दोस्तों अत्यंत निम्न ताप, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में है और ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में है। ठीक है, इन दोनों को माइनस टेम्परेचर पे, जैसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर की आप बात करेंगे ना, तो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर होता है ना, वो आपका क्या है? क्रायोजेनिक टेम्परेचर है। और ऐसे इंजन से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा थ्रस्ट दे सकता है आपके जो रॉकेट को, तो बहुत लंबी दूरियां तय कर सकता है। जैसे आपको भेजना है मंगलयान तक, आपको भेजना है शुक्र तक, तो वो क्या है, इसलिए हम क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देखें दोस्तों, इन उपग्रहों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास 2 मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MCF। क्या कहा जाता है? MCF। और भारत के पास 2 MCF है। एक तो आपका हासन में है, हासन कर्नाटक, और दूसरी है भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये क्या करती है? पूरे हमारे सिस्टम का नियंत्रण करती है। ठीक है, तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी 2 है भारत के पास। फिर देखें, एक है भाई इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, ये कर्नाटक में है, जो गहरे अंतरिक्ष से जो है संचार स्थापित करता है, वहां की इंफॉर्मेशन लेके आता है, वहां से जो है कनेक्ट होता है। तो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है। इसके अलावा इसरो टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क, इसके माध्यम से, ये क्या है? इसरो का नेटवर्क है। इससे क्या है, आप अपने सैटेलाइट को निगरानी रख सकते हो, उसे ट्रैक कर सकते हो, उस पर नियंत्रण रख सकते हो। तो ये जुड़े रहते हैं। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हो गया, ये हो गया, डीप मिशन हो गया, ये सारे क्या आपस में जुड़ के काम करते हैं। ठीक है भाई, इसके 5 केंद्र है भारत में, 5 केंद्र है भारत में। कहां कहां? एक तो आपका कार निकोबार में है, एक हरिकोटा में है, दूसरा आपका त्रिवेंद्रम में है, बेंगलुरु में है और लखनऊ में है। और भारत से बाहर यदि बात करें तो इसका एक केंद्र रूस में है, मॉरिशस में है। ठीक है भाई, इंडोनेशिया में है, और नॉर्वे यूरोप में है। ठीक है ना, तो यहां से हम अपने सैटेलाइट पे नजर रखते हैं, किसके माध्यम से? इसरो टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क के माध्यम से, जिसे आईस्टाक कहा जाता है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये भाई कहां पे है? अहमदाबाद में है, और यहां पर रिसर्च होता है अंतरिक्ष विज्ञान में। और इसका एक शाखा जो है, आपको पता है कि रीजनल सेंटर जोधपुर में भी है, और उसका एक उपकेंद्र जयपुर में भी है। तो इसको तो अभी एक बार आप होल्ड कर लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा रीजनल सेंटर जहां पे आएंगे। ठीक है ना, रीजनल सेंटर जहां आएंगे वहां इसके बारे में बताई जाएगी। भारत में इसरो का रीजनल सेंटर जो है वो आपका जोधपुर में है, और उसकी एक शाखा अब जयपुर में भी खुल रही है ना, इन प्रोसेस है वो। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये जो आपके रिमोट सेंसिंग वाले उपग्रह थे ना, जो आपकी जमीन की मैपिंग कर देते हैं,
फसल की जानकारी दे देते हैं, आपदा प्रबंधन कर देते हैं, यातायात की जानकारी दे देते हैं, तटीय क्षेत्रों की जो फोटोग्राफी कर देते हैं, भारतमाला सागरमाला की निगरानी कर लेते हैं। तो इस तरह के जो ये दुश्मन देश की फोटोग्राफी कर देते हैं, वहां क्या गतिविधि चल रही है वो बता देते हैं, है ना, एलओसी पे क्या चल रहा है, एलएसी पे क्या चल रहा है, तो वो सारे आपके रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट करते हैं। पर उस रिमोट सेंसिंग का डेटा कोई तो एनालाइज करो। तो एनालाइज करने के लिए क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है जो कि हैदराबाद में है, ये पूरा डेटा जो है एनालाइज करती है। ठीक है, इसी का एक केंद्र है अपने जोधपुर में, यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का ही केंद्र है जोधपुर में, और उसी का एक उपकेंद्र कहां है, जयपुर में। ठीक है भाई, और आप देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये है आपका देहरादून में। इसमें फंसना नहीं यार, दोनों बातों में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देती है आरपीएससी या दूसरे एग्जाम में एजेंसीज, है ना, जो भी एग्जाम लेने वाली एजेंसीज है वो इनको कई बार पूछी है। ठीक है, लगातार पूछे जाने वाली चीजें हैं। तो रिमोट सेंसिंग एजेंसी तो है हैदराबाद में और इंस्टीट्यूट है देहरादून में, जहां पढ़ाई होती है। रिमोट सेंसिंग वाली एजेंसी तो उपग्रह से डेटा लेके एनालाइज कर रही है, लेकिन रिमोट सेंसिंग कैसे काम करती है, रिमोट सेंसिंग क्या होती है, उपग्रह कैसे बनते हैं, उनके डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, ये कौन सिखाता है, ये सिखाता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कहां है, देहरादून में। दोनों बातें याद रखिए, एजेंसी तो कहां है, हैदराबाद में। कहां है दोस्तों, हैदराबाद में, और इंस्टीट्यूट कहां है, इंस्टीट्यूट है आपका देहरादून में। इनको बदल दिया करते हैं आरपीएससी में एग्जाम में, एजेंसी को तो यहां दिखा देते हैं देहरादून में और इंस्टीट्यूट को दिखा देते हैं हैदराबाद में, तो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत रहना, अभी से मैं कह रहा हूं एजेंसी कहां है, एजेंसी है दोस्तों हैदराबाद में, और इंस्टीट्यूट कहां है रिमोट सेंसिंग का, वो है आपका देहरादून में। अब ये इसरो के कुछ केंद्र को हम मैपिंग के माध्यम से भी समझ लेते हैं ताकि हम बिल्कुल भी इनको भूले नहीं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहां उत्तराखंड में क्या क्या है वो देख लीजिए। पहले एक तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान है जिसकी अभी अपन ने बात की। इसके अलावा देहरादून में एशिया प्रशांत में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र है, देहरादून में ही। ठीक है ना, तो ये दो चीजें देहरादून में है, दोनों बातें हमें याद रखनी है। मेघालय में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है जो शिलोंग में है, आपको पता ही है। और ये जो आपका हरिकोटा है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी, ये तमिलनाडु में है। इधर आप देखेंगे केरला में तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है तिरुवनंतपुरम में, अंतरिक्ष विज्ञान को लेके। भाई ये तो रिमोट सेंसिंग की बात करता है सिर्फ, लेकिन ऑल ओवर अंतरिक्ष विज्ञान की यदि कोई यूनिवर्सिटी है भारत में, कोई राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जहां पर यूजी पीजी और पीएचडी जैसी डिग्रियां मिला करती है, वो है दोस्तों कहां पर, वो आपका तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र भी कहां है, तिरुवनंतपुरम में। यहां पर क्या है, लिक्विड इंजन, जो आपका लिक्विड ईंधन होता है ना, जब आप प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कहीं सॉलिड ईंधन यूज हो रहा है, कहीं पर लिक्विड ईंधन यूज हो रहा है, कहीं पर क्रायोजेनिक ईंधन यूज हो रहा है, तो वहां पर इसकी बात आएगी। तो इसका विकास कहां हो रहा है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इसके अलावा महेंद्रगिरी और ये सब साथ में ही काम करते हैं मिलके, है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है दोस्तों, ये तिरुवनंतपुरम में है, जिसका नाम पहले क्या था आपका, टर्ल्स, जहां से हमने नाइक अपाचे प्रक्षेपित किया था, आजकल उसका नाम क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, फिर देखें बेंगलोर में, बेंगलोर में दोस्तों युवा राव उपग्रह केंद्र है जहां पर उपग्रह का निर्माण किया जाता है। और गुजरात में एक तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है जो किसके प्रयासों से बनी, विक्रम साराभाई जी के प्रयासों से। और इसके अलावा वहां पर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भी है। तो ये दोनों ही कहां है, अहमदाबाद में है। तो मैप के आधार पे भी आपको समझा दिया ताकि आपको याद रहे, है ना, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, इसलिए मैपिंग कर दी थोड़ी सी। अब देखिए दोस्तों, अब गुजरात में ही सरकार ने एक नई जो है संस्था बना दी, इन स्पेस। ठीक है, इसकी स्थापना करी 2020 में। यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है जो इसरो और निजी क्षेत्र के बीच एकल खिड़की इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। ये क्या काम करती है दोस्तों,
एक तो भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है ना, उसको निजी क्षेत्र से जोड़ती है। यदि निजी क्षेत्र के लोगों को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ना है, उसकी तकनीक का विकास करने में योगदान देना है, या उनकी तकनीकों का उपयोग ही करना है, तो वो सब किसके माध्यम से करेंगे? इन स्पेस जो है, इनको जोड़ने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध कराती है कि आप आइए, यहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको हम फैसिलिटेट करेंगे, आपको सुविधा देंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये सारा काम कौन करता है? इन स्पेस। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? 2020 में। फिर देखें, एक स्काई रूट एरोस्पेस है, तो ये प्राइवेट कंपनी है भाई, ये प्राइवेट कंपनी है जो इस क्षेत्र में काम करने लगी है। बेसिकली ये स्टार्टअप है, हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है। जिस चर्चा में ये कब आया? ये चर्चा में तब आया दोस्तों जब इसने स्वदेशी रूप से विकसित एक रॉकेट बना दिया जिसका नाम विक्रम एस रखा। इन्होंने क्या किया? स्वदेशी रूप से विकसित खुद से एक रॉकेट बना दिया जिससे आप सैटेलाइट भेज सकते हो। हालांकि इसकी अभी क्षमता कम ही है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर ने ऐसा किया है, तो इसलिए ये बहुत चर्चा में रहा। तो स्काई रूट एरोस्पेस एक स्टार्टअप है जिसने विक्रम एस रॉकेट बनाया। इसरो के बारे में ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं। एंट्रिक्स के बारे में भी हमारी बात हो गई। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है भाई, ये 2019 में बनी, और इसका काम भी क्या है? वाणिज्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना, भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कस्टमर ढूंढना कि भारत की स्पेस सेवाएं लीजिए, वो सस्ती है ना। जैसे अमेरिका में मान लीजिए एक सैटेलाइट लॉन्च करने के मान लीजिए 100 रुपए लगते हैं, हालांकि पैसे तो बहुत लगते हैं, अपन उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 100 रुपए लगते हैं, तो ये जो है उससे यहां 3-4 रुपए में ही काम हो जाएगा, इतना सस्ता है। ठीक है, तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है इस मामले में थोड़ा ट्रस्टवर्दी भी है, क्योंकि हमारे फेल्योर्स बहुत कम है। ठीक है ना, फेल्योर्स बहुत कम है, इसलिए दुनिया हम पर ट्रस्ट भी करती है। एक और कंपनी है भाई, अग्निकुल कॉस्मोस। भारत में एक अन्य स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, जो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, जो 2017 में बना, और इसने भी जो है, ये भी क्या है दोस्तों? रॉकेट बना रहा है। ठीक है, और इसका जो रॉकेट है, इससे पहले स्काई रूट एरोस्पेस बना चुकी है, उसके बाद इन्होंने बनाया। ठीक है भाई, तो अग्निकुल कॉस्मोस भी एक स्टार्टअप है। स्काई रूट की बात हम कर चुके हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा ये देख लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसरो के अध्यक्ष का ये सीक्वेंस आप जरूर याद रख लेना। वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका भी याद रखें, और सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, सीक्वेंस को जरूर याद रखें, है ना, कि कौन सा अध्यक्ष पहले, कभी अरेंज करना भी आ सकता है, तो सीक्वेंस थोड़ा आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कि सतीश धवन का कार्यकाल 12 साल, UR राव का 10 साल, ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर कस्तूरी रंजन जिनका हाल ही में जो एक्सपायर हो गए, वो 9 साल रहे। ठीक है भाई, उसके बाद वर्तमान में वी नारायणन है, उससे पहले शिवन साहब थे, शिवन साहब के बाद सोमनाथ साहब थे। तो इन अध्यक्ष का आप जरा सीक्वेंस पूरा याद रखना। अब दोस्तों तकनीकी विकास में हम कुछ चीजें देखते हैं कि भारत का जो तकनीकी विकास था ना, भारत की जो प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी है, उसमें सबसे पहले हमने किए परीक्षण। हमने क्या किए? परीक्षणात्मक। ठीक है, परीक्षणात्मक में हमने चीज क्या की? 2 चीजें की। एक तो SLV बनाया, जिसे SLV-3 कहते हैं, और एक बनाया ASLV। ठीक है, SLV का मतलब है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जब हमने SLV में थोड़ा सुधार किया तो अगला है आपका ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप। ठीक है, चीज वैसी थी। अब जो SLV-3 था, ये भाई आपका क्या था? प्रारंभिक रॉकेट था इसरो का। उसके बाद ये अब्दुल कलाम ने विकसित किया, और इसमें सॉलिड फ्यूल यूज हुआ। पूरा इसमें क्या यूज हुआ? यहां सैटेलाइट लगाते थे, और ये सॉलिड फेज यूज हुआ, इसमें पूरा सॉलिड ईंधन यूज हुआ। इसकी क्षमता बहुत कम थी, ये 40-50 किलो का वजन जो है लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा पाते थे। इससे ज़्यादा वजन उठाने की इसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन कम से कम हमने ये तो किया कि सफलतापूर्वक हम ये काम तो कर पा रहे हैं। जब ये कर लिया तो बड़ा भी करेंगे। तो ये परीक्षण वाला दौर था। उसके बाद 5 चरणों वाला एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया दोस्तों। उसमें भी सारे जो स्टेजेस थे वो आपके सॉलिड थे, और यहां पर आपका सैटेलाइट था। इसकी क्षमता 3 गुना कर दी गई। यहां 40 किलो ले जा रहा था, अब 150 किलो ले जा रहा है, लेकिन कहां? लो अर्थ ऑर्बिट में। अब दोस्तों जो ये अर्थ ऑर्बिट होते हैं ना, ये कई तरह के होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट भी होता है, आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी होता है, आपका हाई अर्थ ऑर्बिट भी होता है। अलग अलग
तरह के होते हैं ना, उनकी हाइट ऊंचाई के आधार पे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। पर यहाँ पर वो एक अलग से ही चैप्टर है, कुछ तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन यदि सिर्फ वो पढ़ेंगे तो क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उसकी एक अलग से क्लास लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा ब्रीफ में तो मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद दोस्तों हमने शुरू किया प्रचालन वाला, इसके बाद हमने प्रचालन वाला हमारा चरण आया प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी में, जिसमें हमने दो विकसित किए, एक तो था आपका पीएसएलवी और एक है आपका जीएसएलवी। पीएसएलवी का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी का मतलब है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, ये मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। ये पीएसएलवी जो है इसको वर्क फोर्स ऑफ इसरो कहते हैं, और ये जो था ना दोस्तों ये 4 चरण वाला था, लेकिन इसमें ईंधन के रूप बदल दिए गए। पहले सॉलिड ईंधन, उसके बाद लिक्विड ईंधन, फिर सॉलिड ईंधन, फिर लिक्विड ईंधन, और यहां पर सैटेलाइट। इस तरह से इसका यूज हुआ। ये 4 चरण वाला था, लेकिन सॉलिड के साथ लिक्विड। अब देखो ये ईंधन के रूप क्यों बदलते हैं। सॉलिड ईंधन जो होता है ना वो उतना ज्यादा थ्रस्ट नहीं दे पाता, तो आपका रॉकेट जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जा नहीं पाता, लेकिन लिक्विड ईंधन ज्यादा थ्रस्ट दे सकता है। और क्रायोजेनिक जो इंजन है उसमें जो ईंधन यूज हो रहा है वो और ज्यादा थ्रस्ट देता है ना, तो वो सबसे आखिरी चरण होता है। तो यहां पर दोस्तों पहले सॉलिड का यूज क्यों करते थे, क्योंकि सॉलिड को स्टोर करना आसान है, मैनेज करना आसान है। लिक्विड को स्टोर करना मुश्किल है, लेकिन लिक्विड आपको थ्रस्ट ज्यादा देता है। क्रायोजेनिक को और भी मुश्किल है टैकल करना, लेकिन वो थ्रस्ट सबसे ज्यादा देता है। तो इन टेक्नोलॉजिकल विकास में ये चीजें होती है कि प्रारंभिक चरण में हमने सॉलिड यूज किया, फिर तरल ईंधन यूज किया, और बाद में क्रायोजेनिक। अब क्या हुआ, जब हमने देखा कि पीएसएलवी से तो हम लो अर्थ ऑर्बिट तक ही जा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो जाना है हाई अर्थ ऑर्बिट में। हाई अर्थ ऑर्बिट में जाने के लिए, यानी ज्यादा वजन उठाने के लिए, एक तो हाई अर्थ ऑर्बिट में जाना है और वजन भी ज्यादा उठाना है टनों में, तो आपने बनाया जीएसएलवी, जिसे आप कहते हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भाई 3 चरण वाला था। ये क्या था, 3 चरण वाला, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, यहां पर आपका सैटेलाइट। अब पहले सॉलिड ईंधन यूज हुआ, फिर लिक्विड ईंधन यूज हुआ, और लास्ट में क्रायोजेनिक ईंधन जो है इसमें यूज किया गया दोस्तों। अब ये क्रायोजेनिक ईंधन की वजह से ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जा सकता है, ज्यादा वजन ले जा सकता है। क्यों, क्योंकि थ्रस्ट ज्यादा है ना, जो गैसेज पीछे से निकलती है ना रॉकेट में, उन्हीं से थ्रस्ट डेवलप होता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद देखो दोस्तों, अभी वर्तमान में एक आपने सुना होगा LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। भारत ने सोचा कि हम एक स्टैंडर्ड तय करते हैं चीजों का। स्टैंडर्ड तय करने में ये सोचा कि ये अलग अलग नाम रख दिए बहुत सारे, GSLV-2, GSLV-3, क्यों ना हम इनको एक ही नाम दे दे। तो इन्होंने क्या किया, LVM-3 नाम पकड़ लिया, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे GSLV जो है ना, खासकर GSLV-3, ये जाने जाएंगे अब LVM-3 के रूप में। यदि सवाल ऐसा आता है कि भारत ने कौन से लॉन्च व्हीकल को LVM में बदला है, तो GSLV को ही बदला है। GSLV-3 को किस में बदल दिया है, LVM-3 में। इसकी अभी तक 4 जो है कैटेगरी आ गई, LVM-1, LVM-2, LVM-3, LVM-4। LVM-4 से हमने अपना चंद्रयान 3 भेजा था, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद एक चरण आता है उपयोगिता का चरण। उसके बाद क्या आता है, उपयोगिता का चरण। उपयोगिता के चरण में अब हम अपने उपयोग के हिसाब से नए नए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं। जैसे हमने यहां बना लिया SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो छोटे छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में काम में आता है। इससे आपको क्या है, कमाई होती है, क्योंकि अब जमाना है छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च करके जो है कंपनियां इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है अलग अलग देशों में। जैसे मान लो अब रसिया में इंटरनेट को स्टारलिंक दे रही है। कुछ दिन पहले आपने सुना था कि मणिपुर में भी स्टारलिंक का डिवाइस मिला, ठीक है, तो वहां से इंटरनेट सेवाएं, जबकि भारत में अभी तक टिल डेट स्टारलिंक अलाउ नहीं है, फिर भी उनकी डिवाइस लेके लोग इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा RLV का विकास भी यही हो रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसमें आपने अवतार का टेस्ट देखा, ठीक है, अवतार का टेस्ट देखा आपने, जो है आपका बहुत सारे ऐसे प्रयोग इसरो कर रहा है जहां पर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अपन बनाने का प्रयास कर रहे हैं भाई, ठीक है।
अब इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, SLV स्पोर्ट्स ये पहले चरण का है, ये पहली पीढ़ी का है। एक चीज आप ये याद रखें, ये पहली पीढ़ी का है, पहली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान। ठीक है भाई, पहली पीढ़ी में हमने देखा कि 40 किलोग्राम को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जा सकता है। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है थोड़ी देर बाद हम समझेंगे, ठीक है ना भाई। 4 चरण होते हैं इसके, ये लिखे हुए 4 चरण, चारों ही ठोस होते हैं, मैं बता चुका हूं। और इसका विकास किसने किया दोस्तों? महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम साहब ने। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद आपका ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये दूसरी पीढ़ी का व्हीकल। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 150 किलोग्राम को 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप ले जा सकते हो, तो थोड़ा सा बेहतर हुआ उससे, लेकिन अभी भी हमारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। फिर हमने PSLV का, तो ये तीसरी पीढ़ी का है। PSLV क्या है? तीसरी पीढ़ी का। इसको वर्कफोर्स ऑफ इसरो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्कफोर्स ऑफ इसरो। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, ट्रस्टवर्दी है। एक उड़ान को छोड़कर अब तक कोई भी उड़ान इसकी अनसक्सेस नहीं हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी पे विश्वास किया जाता है। ठीक है भाई, तो भारत का सर्वाधिक सफल कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो वो यही है। और इसमें क्या है? 4 चरण होते हैं, पहले सॉलिड लिक्विड, ऐसे होता है ना, अभी बनाया था हमने। पहले हमने सॉलिड यूज किया, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, यही तो यूज किया। तो ऑल्टरनेट जो है सॉलिड लिक्विड, ऐसे याद रखें। पहले और तीसरे चरण में क्या करते हैं? सॉलिड। दूसरे और चौथे चरण में क्या करते हैं? लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने GSLV की बात की, तो GSLV वही 4 से 5 टन के उपग्रहों को भी उठा सकता है, और वो भी हाई अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। क्योंकि जो आपके संचार उपग्रह होते हैं ना, उनको हाई अर्थ ऑर्बिट में ही ले जाना पड़ता है। अब मैं बताऊंगा अर्थ ऑर्बिट किस तरह से होते हैं। तो अभी तक भारत के पास भाई 4 टन तक की क्षमता आई है। 4 टन से ज्यादा होता है ना वजन, तो हमें दूसरे देश की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अभी आपका GSAT-20 था, GSAT-20 आपको पता है ये संचार उपग्रह है। इसका वजन था 4700 किलो। इसका वजन कितना था? 4700 किलो। हमने किसने भिजवाया? ये आपका फाल्कन 9 स्पेस एक्स का रीयूजेबल व्हीकल है, फाल्कन 9, उससे भेजना पड़ा हमको। तो हमें भी कितना खर्चा हुआ होगा सोचो। हमारे पास खुद के पास टेक्नोलॉजी होती तो कितना बढ़िया रहता है ना। लेकिन धीरे धीरे अब डेवलप हो रही है, क्योंकि जैसे नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आने वाला है, वो 10 टन भी उठा लेगा। क्यों? क्योंकि हमें बनाना है अंतरिक्ष स्टेशन। हमें क्या बनाना है दोस्तों? अंतरिक्ष स्टेशन। जो अनुप्रयोग वाली बात है ना, या अन्वेषण वाली बात है, वहीं आपको अंतरिक्ष स्टेशन भी पढ़ना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक फुली ऑपरेशनल एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा हमारा, और जिसका पहला मॉड्यूल हम भेजेंगे 2028 में। ऐसा क्यों? मॉड्यूल में क्यों? क्योंकि इनके वजन ज्यादा होते हैं और एक साथ इनको उठाया नहीं जा सकता। तो हर देश क्या करता है, जिसका भी अंतरिक्ष स्टेशन होता है ना, वो क्या करता है, इसको छोटे छोटे भागों में ऊपर लेके जाता है, फिर इनको जोड़ता है। जो आपका स्पेडेक्स मिशन चल रहा है, डॉकिंग और अनडॉकिंग वाला, वो इसीलिए चल रहा है ताकि हम चीजों को जोड़ना और दूर ले जाना सीख जाए। ठीक है, अभी तो 2 ही अंतरिक्ष स्टेशन है, एक तो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और एक आपका चाइना का स्पेस स्टेशन है। अब इसके बाद इंडिया का ही होने वाला है। GSLV मार्क 3, इसको बाहुबली की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि दोस्तों हमने इसकी सहायता से चंद्रयान 2 भेजा। ठीक है, इसका इस्तेमाल अच्छे अच्छे मिशनों में हुआ है। और इसी का एक अन्य रूप जिसे LVM-3 कहते हैं हम, LVM-3 मार्क 4, इसकी सहायता से हमने क्या भेजा? चंद्रयान 3 इसकी सहायता से भेजा था। ठीक है भाई, GSLV का यूज जो है बैलिस्टिक मिसाइलों में भी भारत करता है। यही वो प्रक्षेपण यान है जिनका इस्तेमाल हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी होता है। ठीक है भाई, केयर मिशन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए था भी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए इसे लेके आए। और ये जो है आपका क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट था। अभी आपका गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन में आप अंतरिक्ष यात्री भेजने वाले हो। अब वो धरती पे वापस कैसे आएंगे? तो तरीका निकालना है ना। तरीका ये है कि आपको एक क्रू मॉड्यूल बनाना होगा जो वापस धरती पे आएगा, समुद्र में गिरेगा, फिर भारतीय जो आपकी नेवी है वो जाके उसे रिकलेक्ट करेगी और वापस लेके आएगी। ये तरीका है ना। तो उसके लिए केयर मिशन का जो है परीक्षण किया गया
2014 में। अब तो ये काफी बार इसको जो परीक्षण हो चुके हैं, अब हम इसमें दक्ष हो चुके हैं। तो पहले 2014 में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। तो केयर मिशन बेसिकली रीयूजेबल टेक्नोलॉजी के लिए है। ये आपके सारे टाइप के ये आगे प्रक्षेपण यान, ये SLV-3 है, ASLV है, PSLV है और GSLV है कि उनमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है ईंधन का, तो वो सारा यहां दिया हुआ है। RLV टेक्नोलॉजी में देखें दोस्तों, आपने पुष्पक का नाम सुना होगा। आपने चिनूक हेलीकॉप्टर से 4-5 हजार किलोमीटर की ऊंचाई से एक वायुयान को छोड़ते हुए देखा और वो वायुयान धरती पे आके रोड पर ऐसे उतर रहा था, जिसका नाम था पुष्पक। बेसिकली ये RLV टेक्नोलॉजी ही विकसित करने का प्रयास कर रहा है भारत। तो पुष्पक क्या है? भारत का RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इतना याद रखना है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। चिनूक की सहायता से, चिनूक क्या है? ये आपका मालवाहक हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का, जिसे हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा एक अवतार नाम का प्रक्षेपण यान भी हम बना रहे हैं, जिसका पूर्ण रूप है एरोबिक व्हीकल फॉर एडवांस ट्रांस एटमॉस्फेरिक रिसर्च। भाई दोस्तों, इसका यूज जो है 100 बार किया जा सकेगा। अभी PSLV तो एक ही बार यूज होता है, एक PSLV भेजा वो नष्ट, अब दूसरा बनाना होगा, और एक PSLV को बनाने में समय लगता है मिनिमम दोस्तों, उसको असेंबल करने में भी 3 महीने का समय लगता है। तो जब एक को ही आप 3 महीने लगा देंगे तो साल में कितने करेंगे? 4। तो 4 से ज्यादा प्रक्षेपण आपसे होंगे ही नहीं। चाइना 100 करता है, चाइना एक साल में 100 प्रक्षेपण करता है। भी लोगों को जल्दबाजी है ना प्रक्षेपण की, आपका इंतजार कोई क्यों करे? लोगों को ज्यादा पैसा देना मंजूर है, सेवाएं जल्दी चाहिए। तो भारत को भी ये सीखना पड़ रहा है, इसलिए भारत ने SSLV बनाया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ताकि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को 3 दिन में असेंबल कर सकते हो, और 3-4 लोग मिलके। PSLV को 150 लोग चाहिए, महंगा पड़ता है वो। इसलिए जो है हमने, अब हमारा तरीका बदल रहा है, ठीक है ना, अब हमारा तरीका दोस्तों बदल रहा है। इसके अलावा एक जो है यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल भी बनाया जा रहा है, वो भी ULV है आपका। ये दोस्तों 10 टन तक का वजन उठाएगा। ये कितना उठाएगा? 10 टन। और वर्तमान में हमारा सबसे ताकतवर प्रक्षेपण यान भी 4 टन का वजन उठा पाता है। उससे ज्यादा वजन हो उपग्रह में तो हमें दूसरे देश की सहायता लेनी पड़ती है। आगे देखें, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 चरण वाला है, छोटा सा है, मैंने बताया। पूर्ण रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इसे बनाया गया है, पूर्ण रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इसे बनाया गया है दोस्तों। इसमें 3 चरण है, और इसके लिए जो पोर्ट बना है वो आपका क्या है? कुलशेखरपट्टनम। कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में एक विशेष पोर्ट बनाया गया है, जहां से SSLV ही छोड़े जाएंगे। और इसका मकसद क्या है? नैनो, माइक्रो और मिनी उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ना, ठीक है। LVM तो उसी का नाम है। LVM जो है दोस्तों, ये तो आपका GSLV का ही एक अन्य नाम है, ठीक है। अब भारत ने क्या किया दोस्तों? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने, जब अंतरिक्ष आयोग की मीटिंग हुई, तो उसमें घोषणा की गई कि हम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाएंगे। और इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें जब अंतरिक्ष स्टेशन अपना खुद का बनाना है, तो हमें नए प्रकार का एक लॉन्च व्हीकल भी चाहिए। तो उसका नाम दिया गया दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये 30 टन तक का भी वजन उठा सकता है। ये क्या करता है दोस्तों? ये 30 टन तक का वजन भी उठा सकता है। यदि इसको जाना हो आपका LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट में जाना हो, तो 30 टन वजन ले जाएगा, ठीक है। इसके लिए बजट वगैरह सब सैंक्शन हो गया, ये बन रहा है, इन प्रोसेस है। मुझे लगता है 1-2 साल में इसका कोई प्रक्षेपण जो है, या इसका एक्सपेरिमेंटल लेवल पे तो चीजें आ जाएंगी सामने, ठीक है। और यदि आपको हाई अर्थ ऑर्बिट में जाना 36,000 किलोमीटर की हाइट के आसपास, तो ये 10 टन ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपका अंतरिक्ष स्टेशन तो 400 किलोमीटर के आसपास होता है। आपसे कोई पूछ लेना कभी कि जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, उसकी वो कहां है, कौन सी कक्षा में है, तो दोस्तों वो आपका लो अर्थ ऑर्बिट में है। कहां पे है? लो अर्थ ऑर्बिट में। और लो अर्थ ऑर्बिट तो भाई 2000 किलोमीटर तक है, 400 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। तो वो कहां पर है? वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ये पूछा गया सवाल बता रहा हूं, पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऊंचाई क्या है। और दुनिया में जो भी स्पेस स्टेशन है इसी ऊंचाई पे है, हम भी इसी ऊंचाई पे करने वाले हैं। भारत भी अपना भारतीय अंतरिक्ष मिशन जो है, भारतीय स्पेस स्टेशन जो है BSS, ये भी इसी ऊंचाई पे लेके जाएगा।
लेकिन यहां पर एक रेंज भी है, ये जो है ऐसे दोलन करता रहता है, ये 390 से लेकर 410 किलोमीटर की रेंज में रहता है। ठीक है, कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना है, 400 किलोमीटर की हाइट, जिसे तकनीकी भाषा में आप कह सकते हो लो अर्थ ऑर्बिट। क्या कह सकते हो दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। अब दोस्तों हम क्रायोजेनिक इंजन की बात कर लेते हैं। क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत इसलिए है कि यदि आपको लंबी दूरियां तय करनी हो, इंटरस्टेलर मिशन करने हो, धरती की कक्षाओं से बाहर जाना हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल। यही वो इंजन है जो इतना ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकता है लंबे समय तक। तो क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में यूज होते हैं हाइड्रोजन। ईंधन के रूप में कौन यूज होता है, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना रहेगा दोस्तों, -250 डिग्री सेंटीग्रेड। -250 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए कितना ठंडा है। लिक्विड नाइट्रोजन होती है ना, वो -196 डिग्री पे होती है। यदि अंगुली उसमें डाल दो ना आप, तो अंगुली वहीं रह जाएगी, इतना ठंडा। तो ये उससे भी ठंडा है। और ये टेम्परेचर कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए भारत को जब पश्चिमी दुनिया ने, अमेरिका ने और रसिया ने, दोनों ने ही क्रायोजेनिक तकनीक देने से मना कर दिया, तो भारत ने खुद अपनी तकनीक बनाई। इतने साल इसीलिए लग गए भारत को। ठीक है भाई। और यहां पर ऑक्सीजन जो ऑक्सीकारक के रूप में है, क्योंकि कोई भी आग यदि जलती है ना, तो बिना ऑक्सीजन के तो जल ही नहीं सकती, तो आपको ऑक्सीकारक चाहिए। तो ऑक्सीकारक की भी टेम्परेचर बहुत डाउन है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा टेम्परेचर जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो, उसे क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक टेम्परेचर। तो ये देखिए दोनों ही नीचे हैं कि नहीं, ये 253 हो गया माइनस में, और ये माइनस में 183 हो गया। तो इसीलिए इसको क्रायोजेनिक कहा जाता है, क्योंकि क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत नीचा तापमान, निम्न तापमान, वेरी लो टेम्परेचर को ही हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। इसलिए भारत ने यह तकनीक आप डेवलप कर ली है। और भारत के जितने भी जीएसएलवी है ना, जितने भी जीएसएलवी है, या जिसे अब हम एलवीएम कहते हैं, इन दोनों में ही हम क्या करते हैं, तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह से, पहले सॉलिड फिर लिक्विड और यहां पर क्रायोजेनिक इंजन, यह तरीका है उसका। तो पहले सॉलिड ईंधन जल जाएगा, सॉलिड ईंधन जला तो फिर ये अलग हो जाता है, फिर लिक्विड ईंधन जलेगा, ये जलते ही पूरा होता है, ये अलग हो जाएगा, फिर क्रायोजेनिक इंजन जलेगा और वो ऊपर की तरफ लेके जाएगा। जैसे ये कक्षा में पहुंच जाएगा, ये क्रायोजेनिक इंजन भी इससे अलग हो जाता है। ये तरीका रहता है, आपने देखा होगा ना कहीं यूट्यूब पे कि एक एक भाग अलग होते जाते हैं, वो ये आपके ये ईंधन वाले चरण ही अलग होते हैं। ठीक है। तो ये भाई आपका क्रायोजेनिक इंजन हो गया। सारी बातें मैं बता चुका हूं। भारत ने इन क्रायोजेनिक इंजन को बनाया दोस्तों प्रणोदन प्रणाली केंद्र जो है आपका महेंद्रगिरी में, तमिलनाडु में। और अभी तक हमारे पास 3 क्रायोजेनिक इंजन है, C7.5, C20 और C25। CE का मतलब क्रायोजेनिक इंजन है, और बाकी ये हमने चूंकि 3 ही बनाए, ये 7.5 है, ये 20 है, ये 25 है, ये सबसे लेटेस्ट। ठीक है भाई। ये भारत के कुछ उपग्रह अभियान हैं। तो आर्यभट्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो हमारा प्रायोगिक एक उपग्रह अभियान था, जो बीकानेर से हमने किया, कब, 19 अप्रैल 1975 को। फिर भास्कर 1 था, यह भी बीकानेर से ही किया। भास्कर 2 को हमने ये भी बीकानेर से किया 1981 में। तो ये शुरुआती चरण था, ये क्या है, भारत का शुरुआती चरण था। और ये सारे पृथ्वी का पर्यवेक्षण करने के लिए भेजे जाते थे, यानी पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए भेजे जाने वाले सैटेलाइट। फिर रोहिणी श्रृंखला आई। रोहिणी श्रृंखला में दोस्तों आप देखेंगे कि इस श्रृंखला में 1979 से लेकर 83 तक 4 सैटेलाइट भेजे गए, और सब में अब देखिए यहां SLV3 यूज हुआ, यहां पर भी SLV3 यूज हुआ। इसका मतलब इसका वजन कितना रहा होगा, इनका वजन 40 किलो से ज्यादा नहीं था किसी का भी। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता ही नहीं है लेके जाने की। ये तो लो अर्थ ऑर्बिट में 40 किलो वजन ही उठा सकता है। तो अब सोच के देखिए कि इन सब का वजन कितना रहा, 40 किलो के आसपास। तो ये छोटे छोटे सैटेलाइट थे, और सबका काम क्या था, पृथ्वी का पर्यवेक्षण करना। ये थोड़ा तकनीकी रूप से कि अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए भी भेज दिया था। तो बाकी इनका काम क्या था, अंतरिक्ष का प्रक्षेपण, आपका पर्यवेक्षण करना। ठीक है। अब देखिए ज्यादातर हमारे रोहिणी सीरीज में केवल ये जो सेकंड वाला था ना, यही सफल हुआ, बाकी सारे के साथ अनसक्सेस हो गए। देखो कामयाब ही नहीं हुए हम। तो कितना जोर आया होगा यार,
आज देखो अंतरिक्ष में हम एक महाशक्ति है। भारत अंतरिक्ष विज्ञान में और नैनो टेक्नोलॉजी दो ऐसे फील्ड है जिसमें महाशक्ति माना जाता है दुनिया में, हम लीडिंग है ना। जैसे सॉफ्टवेयर में माने जाते हैं ना, वैसे ही आपके अंतरिक्ष में और आपका नैनो टेक्नोलॉजी में भारत एक लीडिंग कंट्री है। तो अब उसको कैसे हमने किया होगा आप देखिए, बहुत सारी असफलताएं भी हाथ आई हैं। फिर दोस्तों आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट। इनसेट प्रणाली में दोस्तों क्या होता है, हम अपने संचार उपग्रह छोड़ते हैं, जिसे पहले इनसेट श्रृंखला कहते थे ना, आजकल उसका नाम क्या हो, जी सेट। आजकल हम उन्हें क्या कहते हैं, जी सेट। जी सेट सीरीज के जितने भी सैटेलाइट है सारे के सारे संचार उपग्रह है, सारे के सारे क्या है, संचार उपग्रह है। इनको हाई अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। कहां छोड़ा जाता है, हाई अर्थ ऑर्बिट में। मुझे लगता है यहां पर मैं आपको ऑर्बिट बता ही देता हूं ताकि बार बार आपका कंफ्यूजन ना हो, है ना। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ऊंचाई के आधार पे हमारे पास कुछ जो है अंतरिक्ष के ऑर्बिट्स हैं जिनमें हम हमारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो कैसा होता है देखिए, सबसे पहले आपको जाना है लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है ना, जिसे आप कहते हो हिंदी में निम्न भूकक्षा। जिसे क्या कहते हो, निम्न भूकक्षा। भाई इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाइट है दोस्तों वो है आपकी 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। यदि कोई सैटेलाइट इस रेंज में रहता है तो उसको यह माना जाता है कि वो कहां है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक आता है आपका हाई अर्थ ऑर्बिट, जो आपका है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। कहां है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई। तो कहां तो 2000 और कहां आपका 36,000। ये 36,000 को हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और 2000 से 36,000 के बीच, 2000 से 36,000 के बीच, 2000 से लेकर 35,786 के बीच आपका मिडल अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। क्या है, मिडल अर्थ ऑर्बिट। अब इनके अलग अलग यूज हैं दोस्तों, इनके अलग अलग यूज हैं। ध्यान से सुनना कि जितने भी हमारे आपके सुदूर संवेदी उपग्रह है ना, जितने भी हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह है, सुदूर संवेदी उपग्रह जिनको फोटोग्राफी करनी हो, जिनको मैपिंग करनी हो, जैसे कार्टोसेट हो गया, ओसेनसेट हो गया, रीसेट हो गया, ये सारे क्या है, रिमोट सेंसिंग वाले हैं। और इनको आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहते हो। ये सारे लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है ना, पोलर पे ऐसे घूमते रहते हैं। और यहीं पर लो अर्थ ऑर्बिट का एक भाग होता है आपका सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। वो क्या है, पूरे दिन सैटेलाइट सूर्य के सामने रहता है और फिर आपको एनर्जी मिलती रहती है। आमतौर पे क्या होता है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जब पोलर पे ऐसे घूमते हैं ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। कोई सैटेलाइट को मान लो ऐसे घूमना है ना, ऐसे घूमना है सैटेलाइट को, तो क्या होगा आप ही बताइए, ग्रेविटी ज्यादा कहां होती है, इक्वेटर पे होती है कि पोलर पे होती है। जब ग्रेविटेशन का पृथ्वी के संदर्भ में हम वर्णन करते हैं ना, तो हम उसको ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है दोस्तों पोलर पे। जब आपका सैटेलाइट पोलर से ऐसे गुजरता है ना, तो जो पोलर एरिया है वो उसको अपनी तरफ खींचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपग्रह वहां आके गिर जाएगा, उपग्रह भी अपने आप को संतुलित करेगा। तो ये प्रति संतुलित करने के चक्कर में उपग्रह को अपनी ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। जब वो ज्यादा ऊर्जा लगाता है तो उसका जीवन कम हो जाएगा। यदि आप ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे तो उसका जीवन कम हो जाएगा। इसलिए हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लगातार लॉन्च करने पड़ते हैं। इसीलिए हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ज्यादातर लॉन्च करने पड़ते हैं बार बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी ऊर्जा यहां पर खर्च हो जाती है पोलर एरिया में। पर हर देश कोशिश करता है कि ये पोलर एरिया भी लो अर्थ ऑर्बिट है, ये क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट ही है, ठीक है ना। यहां दो चीजें हैं, एक तो आप पोलर पे ही घुमाते रहो, एक यहां आप कर लो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। इसकी ऊंचाई भी 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच होती है। और आपका सैटेलाइट सूर्य की तरफ रहता है, तो वहां से आपको ऊर्जा मिलती रहती है, क्योंकि सैटेलाइट में सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और है दोस्तों, ये जो सोलर पैनल है, मान लो धरती पे कोई सोलर पैनल लगा है, उसको तो आप साफ कर सकते हो पानी वानी से। आजकल तो क्या है, साफ करने के लिए एक एजेंसी भी हायर कर लेते हैं लोग, फिर उसके लोग आते हैं साफ करके चले जाते हैं। इस तरह का सेटअप भी आ गया है। लेकिन अंतरिक्ष में कौन साफ करने जाएगा? तो वहां पर जो अंतरिक्ष की डस्ट होती है ना, वो उस पे सोलर पैनल पर गिर गिर कर उसे खत्म कर देती है। तो इसलिए भी इनकी उम्र कम होती है सैटेलाइट की।
इतना समझ में आ गया। तो हम सुदूर संवेदी उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे और हमेशा ही वो कहां रहता है, ज्यादातर सन सिंक्रोनस कक्षा में 500 से 1000 किलोमीटर की हाइट पर। सन सिंक्रोनस का मतलब हो गया, सूर्य तुल्यकालिक का मतलब हो गया सीधा सूर्य की तरफ रहना, ठीक है ना, एनी टाइम सूर्य की तरफ रहना। और फिर दोस्तों देखें, ये जो आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, इसमें आपका जो ग्लोबल नेविगेशन वाली चीजें है ना, जैसे जीपीएस, ग्लोबल नेविगेशन, जिसे आप नौवहन कहते हो, उसके उपग्रह यहां रहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट में। जैसे जीपीएस, जैसे गैलीलियो यूरोप की, जैसे ग्लोनास रूस की, जैसे वेदू चाइना की। वेदू का अर्थ कंपास होता है दोस्तों। चाइनीज भाषा में जब उसका अंग्रेजी में अर्थ देखेंगे ना, उसका अर्थ है कंपास। कंपास से आपको दिशा ज्ञान होता है। तो इन नेविगेशन का क्या होता है, दिशा ज्ञान ही तो होता है आपको। तो जितने भी नेविगेशन वाले सैटेलाइट है ना, वो आपके मिडिल अर्थ ऑर्बिट में होंगे। लेकिन कौन से नेविगेशन वाले? नेविगेशन दो तरह का, एक वैश्विक और आपका क्षेत्रीय। जैसे भारत का नेविगेशन है नाविक, वो आपका हाई अर्थ ऑर्बिट में है, क्योंकि वो सिर्फ भारत के आसपास के एरिया को कवर करता है। भारत के आसपास 1500 किलोमीटर के डायमीटर में एरिया को कवर करता है। लेकिन ग्लोबल नेविगेशन तो पूरी दुनिया को कवर करता है, तो उसको रखा जाता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, ताकि उसका रेंज ज्यादा बढ़ जाए। ऊपर होगा तो रेंज ऐसे लिमिटेड हो जाती है ना ऐसे, और यदि यहां होगा तो ऐसे बढ़ जाएगी रेंज। तो वो क्या है, सबको कवर कर लेता है। इसलिए यहां पर मिडिल अर्थ ऑर्बिट में हमारे क्या ग्लोबल नेविगेशन वाले सैटेलाइट रहते हैं। और हाई अर्थ ऑर्बिट की बात आप करेंगे तो दोस्तों यहां पर रहता है आपके संचार उपग्रह। संचार के साथ आपके मौसम उपग्रह, जैसे कल्पना 1। संचार उपग्रह जितने भी जी सेट की सीरीज है सारी, इन सेट सीरीज है सारी। और इसके साथ यहां रहती है क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। जैसे भारत की नाविक, 2 क्षेत्रीय नौवहन प्रणालियां चर्चा में रहती है, एक तो जापान की है, एक भारत की है। ग्लोबल में 4 रहती है, एक जीपीएस जो अमेरिका का है, एक गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, एक ग्लोनास रूस का है, और एक वेदू कहां है, चीन का। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सारी कक्षाएं। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ सैटेलाइट हो जाते हैं समय के साथ खराब, कुछ सैटेलाइट समय के साथ खराब हो जाते हैं। तो 36,050 किलोमीटर की हाइट पर, 36,050 किलोमीटर की हाइट पर इनके लिए एक और ऑर्बिट होता है जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। ठीक है, इसको जंक ऑर्बिट भी कहते हैं, जंक ऑर्बिट। इसमें खराब हो चुके सैटेलाइट को रख देते हैं ताकि वो किसी जिंदा सैटेलाइट से ना टकराए, जो सही काम कर रहा है, फंक्शनल सैटेलाइट है, उससे ना टकरा जाए, इसलिए उनको वहां भेज दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपकी कक्षाएं होती है। इसके अलावा कुछ और प्रकार भी है कक्षाओं के, कुछ कक्षाओं के। जैसे मान लीजिए ये आपका है पृथ्वी, ये इक्वेटर हो गई, ये इक्वेटर हो गई। कोई सैटेलाइट यदि इक्वेटर पे इस तरह घूमे, ये मान लो आपका सैटेलाइट हो गया, इस तरह चक्कर लगाए, और हाइट हो इसकी 36,000 किलोमीटर, कंप्लीट 36,000 कभी नहीं होती, थोड़ा बहुत नीचे ही रहता है, लेकिन हाइट हो 36,000 किलोमीटर, तो इसको कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। क्या कहते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट। लेकिन इसका एक अन्य नाम है दोस्तों, वो है आपका भू स्थिर उपग्रह। इनको क्या कहते हैं, भू स्थिर कक्षा, जियो स्टेशनरी। यहां पर उपग्रह स्थिर दिखाई देता है क्योंकि इसका आवर्तकाल 24 घंटे ही होता है जितना आपका पृथ्वी का है। जब पृथ्वी का भी 24 घंटे है, सैटेलाइट का भी 24 घंटे है, तो आपका सैटेलाइट कैसे दिखाई देगा, आपको भू स्थिर, है ना, उसको क्या है, वो स्थिर दिखाई देता है। लेकिन इसकी दिशा हमेशा भूमध्य रेखा की दिशा में होगी। याद रखें, भूमध्य रेखा की दिशा में होगी। इसको कहते हैं भू स्थिर कक्षा। ये हाई अर्थ ऑर्बिट है और हाइट कितने, 36,000 किलोमीटर। ठीक है ना। एक ऑर्बिट होता है दोस्तों, एक मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये आपका इक्वेटर है। कोई सैटेलाइट इस तरह से घूमता रहे ऐसे, कोई सैटेलाइट इस तरह से घूमता रहे ऐसे, इक्वेटर की दिशा में ना हो, इक्वेटर की दिशा में ना हो, लेकिन हाइट कितनी हो, 36,000 किलोमीटर। हाइट कितनी हो, 36,000 किलोमीटर। उसको कहते हैं दोस्तों भूतुल्यकारी कक्षा। भूतुल्यकारी कक्षा। हाइट क्या है, 36,000 ही है, लेकिन भूमध्य रेखा की दिशा में इसका होना जरूरी नहीं है। लेकिन भू स्थिर में हमेशा वो भूमध्य रेखा की दिशा में ही होगा।
हाइट कितनी है? 36,000, है ना। ये भी क्या हो गया आपका? हाई अर्थ ऑर्बिट। समझ में आ गया आपको? ये चीजें ध्यान रखिएगा। पोलर वाली मैं बता ही चुका हूं। जैसे ये पृथ्वी है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यदि ऐसे सैटेलाइट हो तो वो क्या है? आपकी पोलर हो गई। पोलर में ज्यादातर लो अर्थ ऑर्बिट का यूज होता है, जहां पर आप बात करते हो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा की, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ठीक है ना भाई। और ये आपकी 500 से 1000 किलोमीटर। तो आपको समझ में आया क्या कि हम किस कक्षा में कौन सा सैटेलाइट भेजते हैं? एक बार फिर से सुनिए। हम लो अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिनका काम क्या है? अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है ना। उसके बाद हम हाई अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं हमारे संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जी सेट वाले, ठीक है। और उसके बाद मिडिल अर्थ ऑर्बिट में हम भेजते हैं किसको? वैश्विक नेविगेशन को। और भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन कहां है दोस्तों? हाई अर्थ ऑर्बिट में। ज्यादातर भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में, लेकिन कहां पर? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, ताकि उनकी उम्र ज्यादा हो, उनका लाइफ काल जो है, लाइफ टाइम है ना, क्या बोलेंगे उसको, एज जो है उनकी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। ये जी सैट श्रृंखला वाले कुछ सैटेलाइट है दोस्तों, आपको मैं सैटेलाइट बताना चाह रहा हूं अभी। 1 मिनट आप रुकिए। पहले हम भारत के सुदूर संवेदी उपग्रहों को देख लेते हैं। भारत के जो सुदूर संवेदी उपग्रह है ना, उनको जरा देख लेते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन से उपग्रह हैं। आप देखेंगे कि ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं ना, ये होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के, एक तो निष्क्रिय वाले और एक सक्रिय वाले। जो निष्क्रिय वाले होते हैं वो सिर्फ केवल दिन में काम करते हैं, और जो आपके एक्टिव वाले होंगे वो आपके दिन रात काम करेंगे, 24 घंटे। 24 घंटे काम करते हैं ये। और 24 घंटे के लिए काम करने के लिए इनमें लगा रहता है सिंथेटिक अपर्चर राडार। इनमें क्या लगा रहता है? सिंथेटिक अपर्चर राडार। वो दिन में भी देखते हैं और रात में भी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब दिन है रात है, ये एनी टाइम देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के होंगे। और सुदूर संवेदन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जिस चीज को आप दूर से ही देख लो, है ना, जिस चीज को आप दूर से ही देख लो वही तो सुदूर संवेदन है। आपको चीजों को टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके 2 मकसद हैं। इसके 2 मकसद हैं। एक तो है दोस्तों आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको ज्योग्राफी की सूचना मिलती रहे, वो तो फोटोग्राफी से मिलेगी, वो तो मानचित्र से मिलेगी। तो एक तो सिस्टम ये है। दूसरा है राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली, NNRMS, नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? कहां पर खनिज है, कहां पर तेल है, कहां पर गैस है, कहां पर सोना निकलेगा, ये सारी बातें बताता रहता है। ये भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ही करते हैं। राजस्थान में क्रूड ऑयल निकलेगा, गैस निकलेगी, ये बात किसने बताई? इन सैटेलाइट ने बताई भैया। उसके बाद ही तो खोजने गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ काम करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपदा प्रबंधन में भी ये काम करेंगे, खनिज संसाधनों का मानचित्रण करते ही हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी इनके माध्यम से गणना करता है, इनकी सहायता से गणना करता है, ठीक है। सुदूर संवेदन उपग्रह में आप देखेंगे तीसरी पीढ़ी के जो उपग्रह है ना, भारत के तीसरी पीढ़ी के जो उपग्रह वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में हमारी तीसरी पीढ़ी ही चल रही है सुदूर संवेदन में, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में आप देखेंगे कि ये पीढ़ी जो है 1997 में शुरू हुई, और यहां पर पहले इस पीढ़ी में सबसे पहले आती है कार्टोसेट। कार्टोसेट के बारे में एक ध्यान रखिए। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैपिंग करना। कार्टोग्राफी का मतलब क्या है? मैपिंग करना, मानचित्रण करना। और यहां पर मानचित्रण के लिए जिस सैटेलाइट को बनाया गया है वो कार्टोसेट है। कार्टोसेट को आई इन द स्काई की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आई इन द स्काई कहा जाता है इसे। और यहां पर आप देखेंगे कि कार्टोसेट श्रृंखला में कार्टोसेट 1 है, कार्टोसेट 2 है, इसके बाद और कई उपग्रह है, कार्टोसेट 3 तक हम गए, और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा कार्टोसेट 3 है। आपको क्या याद रखना है? जो भी आप सैटेलाइट तैयार करो उसका लॉन्च व्हीकल जरूर याद रखें आप, किस लॉन्च व्हीकल से किस वर्ष उसे छोड़ा गया, ठीक है ना। उद्देश्य तो पता ही है, मानचित्रण करना, फोटो खींचना, वो उद्देश्य है। लेकिन यहां पर लॉन्च व्हीकल कौन सा था वो आपको जरूर ही याद रखना है। जैसे देखें, ये 2005 में छोड़ा गया और इसका लॉन्च व्हीकल था PSLV C6, PSLV C6, यानी PSLV भी उस समय एक तरीके से बचपन में ही था, तो PSLV C6 से इसे भेजा गया। फिर कार्टोसेट 2 को
साथ में भेजा गया PSLV C7 के माध्यम से। अब दोस्तों आपको पता है कि उरी हमला हुआ 2016 में और हमने की सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे। तो उरी हमले के दौरान हमें जो सूचना मिली ना कि कहां पर आतंकवाद के अड्डे हैं, वो सारी सूचना हमें कार्टोसेट 2 ने ही दी थी। ठीक है, कार्टोसेट 2 ने ही वो सूचनाएं हमें दी थी। उसके बाद ही हमने वहां पर क्या किया, अटैक किया था, जिसपे आपने विकी कौशल की जो फिल्म है उरी, उसमें आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक देखी होगी। फिर कार्टोसेट 2A है जो 2008 में छोड़ा गया PSLV C9 के माध्यम से। कार्टोसेट 2B है जिसे आपने 2010 में छोड़ा PSLV C15 के माध्यम से। कार्टोसेट 2D जिसे आपने 2017 में छोड़ा PSLV C37 के माध्यम से। और फिर आपने कार्टोसेट 2E है दोस्तों जो PSLV C38 के माध्यम से 2017 में छोड़ा गया। अब यहां पर आपने देखा दोस्तों PSLV C37 ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसने 104 उपग्रह एक साथ छोड़कर भारत के लिए विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। एक साथ 104 उपग्रह किसी भी देश ने नहीं छोड़े, भारत ने छोड़े। तो कौन से सैटेलाइट लॉन्च में? PSLV C37 के माध्यम से। ठीक है, फिर आपका कार्टोसेट 2F है जो 2018 में PSLV C40 के माध्यम से छोड़ा गया। और कार्टोसेट 3 भारत का सबसे लेटेस्ट कार्टोसेट श्रृंखला का उपग्रह है जो 2019 में छोड़ा गया। इन्हीं उपग्रहों ने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये जो फोटोग्राफ आपको फॉरेन मिनिस्ट्री दिखा रही थी, आपका डिफेंस जो है डिफेंस के लोग दिखा रहे थे, आर्मी एयरफोर्स के लोग दिखा रहे थे, वो सारा जो है इन्हीं कार्टोसेट से आया। इसका सहयोग किया रीसेट ने। रीसेट का मतलब राडार इमेजिंग सैटेलाइट, वो भी आपका रिमोट सेंसिंग वाले ही हैं, उसको भी देखेंगे। उसके बाद दोस्तों रिसोर्स सेट की बात करें। रिसोर्स सेट का मतलब होता है संसाधनों के लिए जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। इनका काम क्या? आपदा प्रबंधन है, इनका काम क्या? जल प्रबंधन है, खनिजों की खोज है ना, फसलों के बारे में डेटा देना है। तो इस कैटेगरी में 3 सैटेलाइट है हमारे पास, एक रिसोर्स सेट 1, रिसोर्स सेट 2 और रिसोर्स सेट 2A। रिसोर्स सेट 1 को PSLV C5 से छोड़ा गया 2000, ये आपका 2003 है यहां पे। ठीक है भाई। और PSLV C16 को अप्रैल 2011 में छोड़ा गया। तो यहां पे आप दिसंबर, अप्रैल, अक्टूबर ये सब याद मत रखना, भले ईयर याद रखना बहुत जरूरी है। रिसोर्स सेट 2A को जो है PSLV C37 के माध्यम से 2016 में छोड़ा गया। सबके काम देखो कॉमन से दिखेंगे आपको, आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, फसल प्रणाली विश्लेषण, ये सारे काम रिसोर्स सेट के हैं। तो इसमें 3 उपग्रह है, जैसे कार्टोसेट में कई थे, इसमें भी कई है। फिर देखें, फिर आपका ओशन सेट है। देखो दोस्तों, ये ओशन सेट श्रृंखला, ओशन का मतलब समुद्र, समुद्र का अध्ययन करने के लिए जो सैटेलाइट आपने भेजा है उसको ओशन सेट। भारत को क्या जरूरत है? भारत को जरूरत इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमें मानसून की जानकारी चाहिए, समुद्र में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी चाहिए। इसके लिए भारत दुनिया का पहला देश था जिसने समुद्र को समर्पित सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया। इसमें हमारे 2 सैटेलाइट आज तक जा चुके हैं जो मानसून की हर गतिविधि की पूरा जल चक्र की जानकारी देते हैं, ये पूरे जल चक्र की जानकारी देते हैं। और ओशनसेट 1 को अब ये काम नहीं करता, इसको हमने 1999 में छोड़ा था PSLV C2 के माध्यम से। ओशनसेट 2 अभी वर्किंग है, PSLV C14 के माध्यम से इसे 2009 में छोड़ा गया। ठीक है ना। ये हर तरह की जानकारी, ज्वार भाटा की जानकारी, वाष्पीकरण की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणियों में सहायता करता है। जो हमारे सुपर कंप्यूटर है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, उन सब की सहायता यहां से होती है। एक मेगाट्रोपिस है दोस्तों। मेगाट्रोपिस के बारे में एक चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है, मेघ का मतलब होता है बादल, ठीक है, बादल। ट्रॉपिक का मतलब है ट्रॉपिकल रीजन, यानी भूमध्य रेखा पे जो बादल बनते हैं ना उनका अध्ययन करना, पूरा जल चक्र। अगेन फिर जल चक्र की बात आ गई। इसका मतलब ये भी क्या है? रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के साथ ये एक संयुक्त परियोजना है, किसकी? फ्रांस की। मेगाट्रोपिस एक उपग्रह हो रहेगा जिसका नाम सरल है। सरल और मेगाट्रोपिस दोनों ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, लेकिन किसकी सहायता से हमने छोड़ा है इनको? फ्रांस की सहायता से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, फ्रांस की सहायता से छोड़ा है। और मेगाट्रोपिस को 2011 में PSLV C18 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। ये रिमोट सेंसिंग है और फ्रांस की सहायता से छोड़ा गया। आगे देखें, अगला है दोस्तों समुद्र के अध्ययन हेतु। ये क्या है? समुद्र का अध्ययन करेगा, इसका नाम है सरल। सरल को देखें, सैटेलाइट विद अर्गोज एंड अल्टिका। अर्गोज एंड अल्टिका उपकरण है जिनको फ्रांस ने बनाया है। ये इस उपग्रह पे लगाए गए हैं जो क्या स्टडी करेंगे? समुद्र का अध्ययन करेंगे। इसको हमने PSLV C20 के माध्यम से 2013 में प्रक्षेपित किया। सरल भी क्या है? एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। किसके साथ संयुक्त परियोजना है? फ्रांस के साथ, फ्रांस प्लस भारत।
ये बात आप याद रख लेना, इससे आपका काम बन जाएगा धूमधाम से। ठीक है भाई। रीसेट, हाँ, ये जो उपग्रह है राडार इमेजिंग सैटेलाइट, ये कार्टोसैट्स के साथ मिलकर भारतीय सैन्य एजेंसीज को, भारतीय आर्म्ड फोर्सेज को, डिफेंस फोर्सेज को ये सहायता करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कई बहुत सारे सैटेलाइट है, राडार इमेजिंग, ये फोटो लेते हैं बढ़िया बढ़िया। ठीक है ना। तो राडार रीसेट 1 जो है वो अप्रैल 2012 में छोड़ा गया PSLV C-19 के माध्यम से। फिर आप देखें रीसेट 2, इसे 2009 में PSLV C-12 के माध्यम से छोड़ा गया। फिर आपका रीसेट 2B 2019 में PSLV C-46 के माध्यम से छोड़ा गया। ठीक है भाई, ये सारी सैन्य सेवाएं देते हैं। फिर हमने रीसेट 2BR1, ये जो है अप्रैल 2019 में PSLV C-48 के माध्यम से छोड़ा। और अब दोस्तों ये आने वाली 18 मई को हम एक रीसेट श्रृंखला का एक नया सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं, रीसेट 1B, जिसे आप रीसेट 1B को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 भी कहा जाएगा। इसका मतलब यह भी रिमोट सेंसिंग है और यह भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है। तो रीसेट श्रृंखला भी रिमोट सेंसिंग श्रृंखला है। ठीक है भाई। सुदूर संवेदन से संबंधित संस्थान हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में बताई, रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट आपको देहरादून में बताया था ना, तो वही बात है वापस, तो उसको रिपीट करने की आवश्यकता यहां नहीं है। और यहां देखें दोस्तों, कुछ जो है प्रादेशिक सुदूर संवेदन सेवा केंद्र है, जिनमें से एक जो है राजस्थान में है, ये वाला। तो ये याद रखिएगा, पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र कहां है? जोधपुर में। और इसका उपकेंद्र कहां है? इसका उपकेंद्र है जयपुर में। ठीक है। ये राजस्थान सरकार विकसित कर रही है इसरो के साथ मिलकर। ठीक है भाई। अब भारत के सैन्य उपग्रहों की जहां तक बात है, यह भी देख लीजिए। भारत के सैन्य उपग्रहों की जहां तक बात है दोस्तों, तो एक तो आप देखेंगे कार्टोसैट श्रृंखला पूरी सैन्य उपग्रह की तरह ही काम करती है, रीसेट श्रृंखला भी ऐसा ही काम करती है। यही उपग्रह आजकल चर्चा में रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। एक माइक्रोसैट आर भी जो है इसी तरह का उपग्रह इमेजिंग करते रहते हैं, फोटोग्राफी। पाकिस्तान, इसरो तो ऐसा कहते हैं, दावा करता है कि हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पोर्च में खड़ी हुई गाड़ी जो ड्राइवर चलाता है ना, उसकी घड़ी का टाइम नोट कर सकते हैं। इतना मतलब प्रिसीजन है भारत के सैटेलाइट में। फिर देखें यहां पर दोस्तों, आपको मैंने सैन्य उपग्रह में दो तरह की चीजें बताई, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले और एक संचार वाले। संचार वालों में आपको देखना है GSAT-7। संचार वालों में आपको क्या देखना है? GSAT-7। GSAT-7 जो है ना दोस्तों, ये भारतीय नेवी के लिए है, पर है कैसा? संचार उपग्रह। आम आदमी जिस बैंड पर बात करते हैं, आम आदमी जिस आवृत्ति स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं, उस पे डिफेंस सर्विसेज बात नहीं करती है, क्योंकि उसका फिर क्या होगा? गोपनीयता भंग हो जाएगी। कॉन्फिडेंशियल रखना होता है उन चीजों को, इसलिए इनके लिए अलग से समर्पित सैटेलाइट बनाए गए हैं। तो GSAT-7 जो है इंडियन नेवी के लिए है। तो इंडियन नेवी समुद्र से अपने जो तटीय क्षेत्र में उसके इंस्टॉलेशन है, उनके बीच में क्या संवाद होता है। इंडियन नेवी का मान लो पोसाइडन उड़ रहा है। पोसाइडन जो है एक वायुयान है जो ऐसे देखता रहता है दूसरे देश की पनडुब्बी तो भारत के क्षेत्र में नहीं आ गई, तो वो सब संचार किससे होगा? आपका GSAT-7 के माध्यम से। GSAT-7 का कोड नेम है रुक्मणी। GSAT-7 का कोड नेम क्या है दोस्तों? रुक्मणी। ये भारत का पहला सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया आधिकारिक रूप से पहला उपग्रह था। हमने कभी नहीं कहा कि कार्टोसैट सैन्य उपयोग के लिए, हमने कभी नहीं कहा कि रीसेट यही काम करता है, भले ही करते हैं, हमने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन जब हमने अपना संचार उपग्रह GSAT-7 लॉन्च किया तो पूरी दुनिया को यह बताया गया कि भारत का पहला सैन्य उपग्रह है, लेकिन क्या काम करेगा? संचार। सेम यहां पर नेवी ने कहा, वो एयरफोर्स ने कहा हमारे लिए भी बना दो भाई साहब, हमारे भी तो वायुयान दूर दूर तक जाते हैं, हमें भी तो ऑपरेशन सिंदूर चलाना है। तो इनके लिए क्या है? GSAT-7A बनाया गया और उसका नाम रखा गया दोस्तों एंग्री बर्ड। बर्ड मतलब आसमान में, एंग्री मतलब जब आप युद्ध करेंगे, तो एंग्री बर्ड मतलब उस तरह का एक सांकेतिक बात है। एंग्री बर्ड ये किसको समर्पित है? भारतीय वायुसेना को। लेकिन इंडियन आपकी जो आर्मी है वो नाराज हो गई, उसने कहा हमारे लिए भी होना चाहिए। तो बोले ठीक है, आपके लिए बनाएंगे, हम आपके लिए बनाएंगे GSAT-7C। तो ये भारतीय थल सेना को होगा। और फिर इंडियन नेवी ने कहा कि हमारा तो ये GSAT-7 पुराना हो गया, हमें नया चाहिए। तो इनके लिए फिर GSAT-7B। ये अभी विकास के चरण में है दोनों, ये सारे अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पुराना हो चुका है, इसकी जगह कौन लेगा? GSAT-7B। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा सारी बातें। ये जो हमारी इनसेट श्रृंखला है ना, इनसेट श्रृंखला में सारे हमारे संचार उपग्रह आते हैं। इनसेट श्रृंखला में क्या आते हैं दोस्तों? संचार उपग्रह। संचार उपग्रह में जो जो आपको याद रखने वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आपको GSAT-7
आपका GSAT-9 याद रखना है। 7 वाला तो बता दिया मैंने, 7 वाला बता दिया, 7A वाला बता दिया, 7B का बता दिया, C का बता दिया, वो बताया ना। यहां पर आपको एक GSAT-9 याद रखना है। ये साउथ एशिया सैटेलाइट है। ये भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी सार्क मेंबर कंट्रीज है ना, सबके लिए एक सैटेलाइट फ्री में दिया। इसका पैसा भारत सरकार ने दिया इसरो को। इसरो ने बनाया। ये क्या ब्रॉडबैंड सेवाएं देता है, ये DTH वाली सेवाएं देता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में भी जो है हेल्प करता है इन देशों की। तो अब इसका नाम पहले सार्क सैटेलाइट होता था, पर पाकिस्तान चूंकि इसमें तकनीकी रूप से शामिल नहीं है, तो फिर इसका नाम साउथ एशिया सैटेलाइट करना पड़ा। तो ये GSAT-7 का ही एक नाम, GSAT-9 का ही एक अन्य नाम है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर दोस्तों अभी एक जो है आपका एजुसेट जो है भारत का शिक्षा को समर्पित पहला GSAT उपग्रह था, जिसे GSAT-3 कहा जाता है। एजुसेट ये भी आपका संचार उपग्रह जो एजुकेशन, एजुकेशन में इसने जो है काम किया। फिर आपका GSAT-7 हम पढ़ चुके हैं। एक GSAT-20 बताना है मुझे आपको, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। GSAT-20 ये है आपका GSAT-20। GSAT-20 जो है ये हमने भेजा अभी SpaceX के फाल्कन 9 से, क्योंकि इसका वजन ज्यादा था। वजन कितना, 4700 किलोग्राम वजन था इसमें, इसलिए हमारा तो कोई लॉन्च व्हीकल इसको लेके जा ही नहीं सकता था, तो हमने वहां से भेजा। पर ये क्या काम करेगा, ये दोस्तों भारत के जितने भी रिमोट एरियाज है ना, या ऐसे एरिया जहां पर हम इंटरनेट सेवाएं नहीं दे सके हैं, वहां के लिए ब्रॉडबैंड सेवाएं देगा। जैसे अंडमान निकोबार, जैसे आपका लद्दाख, जैसे नॉर्थ ईस्ट, या आपके कोई और डीप एरिया जो है वहां पर, ठीक है। तो ये ब्रॉडबैंड सेवाओं को और विस्तार देने के लिए जो समुद्र में भी जो है ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराएगा GSAT-20। अभी भेजा गया आपका नवंबर 2024 में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके थे उपग्रह, और कुछ चीजें जो मुझे आपको एक नेविगेशन वाला और बता देता हूं, ताकि आपका पूरा स्पेस कार्यक्रम जो है बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। नेविगेशन में हम आखिर में ये देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, नेविगेशन में दो तरह की प्रणालियां हैं। एक तो आपकी वैश्विक नौवहन है, और एक आपका है दोस्तों, एक आपका कौन सा है, आपका क्षेत्रीय में तो हमारा नाविक आता है, जिसकी रेंज क्या है, भारत की तटीय रेखा से 1500 किलोमीटर की रेडियस उसको वो कवर करता है, ठीक है ना। यहां देखें, यहां 4 जो है वैश्विक है। एक है ग्लोनास रूस की है, और ये मध्यम भूकक्षा, मैंने कहा था ना कि मिडल अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। ये मिडल अर्थ ऑर्बिट में कारण क्या है, ऐसे फैल जाते हैं, तो पूरी पृथ्वी को कवर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सैटेलाइट कोई 1-2 नहीं होते यहाँ सैटेलाइट होते हैं 24, 25, 27, 30 इस तरह से। तो यहां पर 27 सैटेलाइट है इनके पास। 2011 से एक्टिव है ये। फिर GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दुनिया का सबसे पुराना नेविगेशन सिस्टम है ये, जो 1994 में ही एक्टिव हो गया था। 32 सैटेलाइट है इनके पास, और ये भी क्या है, मिडल अर्थ ऑर्बिट में है। देश का नाम आपका US है। वेदू, जिसका इंग्लिश में अर्थ कंपास है, ये चीन का है। ये 2012 में एक्टिव हुआ। इसकी सैटेलाइट संख्या 30 है, और ये भी आपका मिडल अर्थ ऑर्बिट में। कोई भी वैश्विक स्तर पर कोई नेविगेशन है वो हमेशा मिडल अर्थ ऑर्बिट में ही होगा, ठीक है। गैलीलियो जो है यूरोपियन यूनियन का है, मध्यम भूकक्षा में स्थापित, 2019 में इसको एक्टिव किया गया। इसकी सैटेलाइट संख्या 30 है भाई, ठीक है। फिर हम हमारी क्षेत्रीय प्रणाली की बात करें तो ये भाई आपका जो इंडियन नेविगेशन है, इसको नाविक कहते हैं। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, भारतीय मछुआरों को समर्पित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने इसका नामकरण किया। ये भी, इसमें हमारे 7 सैटेलाइट हैं, ठीक है। 7 सैटेलाइट हैं जो पूरे भारत को तो कवर करते हैं, इसके अलावा 1500 किलोमीटर के और एरिया को भी कवर करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे, एक चीज तो ये याद रखिए कि यहां 7 में से 4 जो सैटेलाइट थे वो भूस्थिति कक्षा में, जिसे आप भूस्थिर कहते हो ना, भूमध्य रेखा की दिशा में, भूमध्य रेखा की दिशा में है 4, और 3 सैटेलाइट जो है आपके भूतुल्यकालिक में है। 3 सैटेलाइट कहां है, भूतुल्यकालिक में। और ये दोनों ही कक्षाएं हाई अर्थ ऑर्बिट का भाग होती है, 36,000 के आसपास। और ये संचार है, ये क्या है, ये संचार है, इसलिए हाई अर्थ ऑर्बिट। चूंकि एक ही क्षेत्र को कवर करना है, सैटेलाइट की संख्या कम है, इसलिए एक ही देश पे ऐसे फोकस किया जा रहा है, ठीक है भाई। इसमें 2 तरह की सेवाएं मिलती है। एक तो आपको मिलती है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, एक आपको मिलते हैं रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड सर्विसेज जो है नागरिकों के लिए है। आप सबके मोबाइल में आने वाले समय में नाविक का ऐप होगा,
तो अब जब वहां जीपीएस चलाते हैं ना, वहां नाविक चलाया करेंगे कुछ सालों बाद। हालांकि भारत ने नाविक 2.0 की भी घोषणा कर दी है कि 2028 से 2035 के बीच में हम वैश्विक प्रणाली बना लेंगे। भारत भी जो है लगभग 32 उपग्रह छोड़ने का प्लान कर रहा है नेविगेशन में। 2028 से 35 के बीच में नाविक 2.0 आ जाएगी भाई। रिस्ट्रिक्टेड ये जो है सैन्य सेवाओं के लिए है, आर्मी इनका इस्तेमाल करती है। तो दो तरह की सेवाएं यहां मिलती है, ठीक है। अब कब कब जो है हमारे ये उपग्रह छोड़े गए नाविक प्रणाली के, इसको तो आपको उतना याद करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, लेकिन फिर भी एक नजर तो मारी लेना दोस्तों, ठीक है भाई। तो ये उपग्रहों की संख्या अभी ज्यादा हो गई, 9 हो गई, क्योंकि एक फेल हो गया था, ठीक है, और एक खराब हो गया था, इसलिए संख्या 9 हो गई, क्योंकि इसमें परमाणु घड़ियां लगती है और हम परमाणु घड़ियां अभी भारत में बना नहीं पाते हैं। हालांकि अब क्वांटम मिशन आ गए तो परमाणु घड़ियां भी भारत में बनेंगी, लेकिन अभी वर्तमान में हम यहां पर नेविगेशन वाली परमाणु घड़ियां मंगवाते हैं इजराइल से, तो वो खराब हो गई थी भाई, इसलिए वो सैटेलाइट भी आपका कोलैप्स कर गया। तो दोस्तों एक ये गगन प्रणाली है। गगन प्रणाली जो है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन प्रणाली है। ये क्या करती है, ये भारतीय जो सिविल एविएशन के वायुयान होते हैं ना, जो नागरिक वायुयान है, उनके बीच में एटीसी आप बोलते हैं ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसके लिए है ये, कि कौन से वायुयान को आगे फोग है, आपसे आगे पहले कौन उतरेगा, आपको कितने मिनट बाद उतरना है, कितने चक्कर काटते रहो ऊपर, इस तरह की सारी जानकारी यही देते हैं। इसको जो है इसरो और इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दोनों ने मिलकर बनाया है। इसको क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने दोनों ने मिलकर बनाया है दोस्तों। और 3 सैटेलाइट है इसमें, एक तो जीसैट 8, जीसैट 10 और जीसैट 15, इन पे ही गगन ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं। आपको पता है कि कम्युनिकेशन के लिए जब आपको कम्युनिकेशन करना हो ना, जब आपको कम्युनिकेशन करना हो किसी सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर लगा रहता है दोस्तों, और धरती पे होता है ग्राउंड स्टेशन। धरती पे क्या होता है, ग्राउंड स्टेशन होता है। तो यहां से कोई रेडिएशन जाएगी तो इसको कहते हैं अपलिंक। इसको क्या कहते हैं, अपलिंक। ये ट्रांसपोंडर है जिसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों लगे रहते हैं, और जब वो वापस आएगी ना यहां से परिवर्तित होकर, तो इसको बोलते हैं डाउनलिंक, ठीक है। इसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी 5 से 6 गीगाहर्ट्ज, है ना, अप्रोक्स, और इसकी होती है 3 से 4 गीगाहर्ट्ज। तो ये चूंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो ये मिक्स होती नहीं है, और आपका पूरा संचार स्थापित हो जाता है। इसी तरीके से यूज होता है। जैसे मान लीजिए जीसैट 8 है, आपका जीसैट 8 है, तो इस पे गगन ट्रांसपोंडर लगा है यहां पर। यदि ये जीसैट 10 रहा होता तो भी गगन है, जीसैट 15 है तो भी गगन है। तो गगन प्रणाली बेसिकली सिविल एविएशन के एटीसी सिस्टम को मैनेज करने के लिए है, ठीक है भाई। मंगलयान आपको पता ही है, हमने अपना मंगलयान मिशन 2013 में PSLV-C-25 के माध्यम से जो है भेजा था, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ आप ये याद रख लेना कि ये जो है हमारा प्रक्षेपण यान कौन सा है, और ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। ये क्या है, मंगल की कक्षा में एक ऑर्बिटर घूमता रहा, तो ये ऑर्बिटर मिशन था, ठीक है। गगनयान मिशन में हम जो है अंतरिक्ष में, भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष जो है यात्रियों को भेजने वाला गगनयान मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी के माध्यम से। तो यहां 4 अंतरिक्ष यात्री है, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन। इन चारों का आपको नाम याद रखना है दोस्तों। और ये 400 किलोमीटर की हाइट पर 3 दिन के लिए रहेंगे। इनमें से शुभांशु शुक्ला तो पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इस साल जाने वाले, अगले महीने पहले ही जाके आ जाएंगे, फिर भारत की तरफ से जाएंगे 2027 में। तो ये ध्यान रखें, ये गगनयान मिशन है। और यहां जीएसएलवी का यूज किया जाएगा भी, जिसे आजकल एलवीएम कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक इसके 3 चरण है। सेकंड चरण में हम वहां पर व्योम मित्र नाम का एक रोबोट भी भेजने वाले हैं। एक महिला है जिसके पैर दिखाई नहीं देते, रोबोट है, व्योम मित्र, अर्ध ह्यूमनॉइड कहते हैं उसे, ठीक है भाई। एस्ट्रोसेट जो है भारत की पहली खगोलीय उपग्रह था जिसने अंतरिक्ष में घटने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड किया है। इसने अभी भी ये वर्किंग में है, और PSLV-C-30 से इसे भेजा गया था, ठीक है। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए था, इसको PSLV-C-57 के माध्यम से भेजा गया, जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाला है, सूर्य के क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करने वाला है, फोटोस्फीयर का अध्ययन करने वाला है। वहां पर जो सौर तूफान उठते हैं जिससे पृथ्वी का तंत्र प्रभावित होता है, उस सबको अध्ययन करके ये बताने वाला है। और ये लैग्रांजे पॉइंट पे है। लैग्रांजे पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसा बिंदु है दोस्तों जहां पर ग्रेविटी होती है 0। जब ग्रेविटी 0 होती है और लगातार सूर्य पे यहां पर वॉच रखी जा सकती है, तो इसलिए L1 पे स्थापित किया। तो ये ध्यान रखिए, ये कुछ जो है भारत के अन्वेषण मिशन थे दोस्तों। इसी के अब चंद्रयान श्रृंखला भी है। तो चंद्रयान श्रृंखला में हम 3 तो भेज चुके हैं, जिसमें हम PSLV-C-11 के माध्यम से जो है 2008 में हमने चंद्रयान 1 भेजा।
फिर उसके बाद जो है हमने चंद्रयान 2 भेजा जीएसएलवी 3 के माध्यम से, और फिर चंद्रयान 3 2023 में जीएसएलवी मार्क 4 के माध्यम, जिसको एलवीएम कहा जाने लगा, एलवीएम आपका मार्क 3 M4 के माध्यम से हमने 2023 में भेजा। तो वो सब आपको पता ही है। 2040 में हम भेजने वाले हैं चंद्रमा पर मानव, है ना, ये हमारी योजना है। इसके अलावा चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम का बहुत सारा जो है ज्ञान मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। और बूस्टर के हमारे कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी लगातार मिल रही है दोस्तों, और आपको पता है कि बूस्टर है तो संभव है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।